हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। वैसे और भी मैंने बता दिया था पूरा पाचन तंत्र का, लेकिन अब जो है इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सिस्टम बनाते हैं, किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र बनाते हैं। ये हो गया नाक, ये हो गया आँख, और यहाँ से आहार नाक, यहाँ क्या है आहार नाक, ये है आपका गर्दन, ये हो गई खोपड़ी, ठीक, और ये है रस, है हाँ पीढ़ी में, ठीक, ये हो गया आमाशय, ये हो गया आमाशय, नाक में ये आमाशय, ठीक, और ये इसका चला है, और यहाँ पर है ये सुनिया, ये सुनिया, ये सुनिया, और यहाँ से बड़ी आँख, यहाँ से बड़ी, ये भी बड़ी, और ये हो गया रेक्टस, ये हो गया मदर, ठीक, ये सुनिया, और ये हो गया एक आपका पैंक्रियास, आप देखो ये हो गया यहाँ से डायफ्राम, ये हो गया यहाँ पर डायफ्राम, ठीक है डायफ्राम। हालांकि मैंने जो है आपका चेस्ट से बना दिया है, ये यहाँ से बनना चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमने हड्डियों में पढ़ा था जो है रिब्स है ना, रिब्स में क्या है, फेफड़ा, लंग्स वगैरह है, ठीक है, हार्ट वगैरह कहाँ है, रिब्स में, और उसके नीचे डायफ्राम है, उसके नीचे क्या है, डायफ्राम, जो हमारा लंग्स का निचला हिस्सा है वो डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम के नीचे ही सारा क्या है, जो है आपका आमाशय वगैरह है, जो मुख्य पाचन जो होता है वो वाला हिस्सा, पाचन तंत्र वाला हिस्सा कहाँ है। तो इसमें देखो, जो पाचन है हमारे शरीर में कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से। पाचन हमारे शरीर में कहाँ शुरू हो जाता है, मुख द्वार से ही शुरू हो जाता है, मुख गुहा। कब इसको जो है मुख गुहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख गुहा। तो पाचन हमारा मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, और मुख गुहा से लेकर के और ये जो है आपका एनस तक पूरा सिस्टम है। कहाँ तक है, एनस तक, एनस मतलब गुदा द्वार तक, कहाँ तक, गुदा द्वार तक। अब इस मुख गुहा के बाद में जो है, ये तो मुख गुहा वाला हिस्सा हो गया, क्या हो गया, मुख गुहा, और यहाँ से ये पूरा कहलाता है ग्रास नली, क्या कहलाता है, ग्रास नली, ठीक है। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है, ग्रास नली या ईसोफेगस, वो लगा है, वो साइलेंट रहता है, ईसोफेगस, इसी को ग्रास नली को, फूड पाइप इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप। और इसके नीचे फूड पाइप जहाँ से जुड़ जाता है, जिस भाग से, जो हमारा पेट है, उदर है, उदर का आंतरिक भाग कहलाता है आमाशय, उदर का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, आमाशय। अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्टोमैक, क्या कहते हैं, स्टोमैक, ठीक है। तो स्टोमैक, और स्टोमैक जो है उसके नीचे इसी में एक और इधर जो है आपका है लीवर है, इधर क्या है, लीवर, ये लीवर है, और लीवर से ही बनता है एक जो है रस, जिसको बोलते हैं पित्त रस, और पित्त रस एक थैली में इकट्ठा होता है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं या गॉल ब्लैडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। तो ये लीवर है, ये क्या है, लीवर है, और ये पूरा क्या है, आमाशय है, ठीक। और इसी पे एक जो है पत्तीनुमा संरचना है, जिसको क्या बोलते हैं आपका पैनक्रियाज, इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, जो है पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय, इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। आमाशय अलग चीज़ है और अग्नाशय अलग है। ये जो है पत्तीनुमा संरचना है पैनक्रियाज, ठीक। और पैनक्रियाज और लीवर, इसके नीचे फिर छोटी आंत शुरू हो जाती है। कौन सी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र की सबसे बड़ी संरचना है, सबसे बड़ी संरचना अगर कोई है तो छोटी आंत है, और छोटी आंत ही फिर जुड़ जाती है किससे, बड़ी आंत से। और बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, पूरा पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में पाचन पूरा हो जाता है, ठीक। बड़ी आंत में सिर्फ जो है कुछ खनिज लवण का और पानी का अवशोषण होता है। हमने पढ़ाया था 5 चरणों में पाचन होता है, 5 चरणों में पाचन होता है। मुंह में ले जाते हैं पहले, ठीक है, मुंह में ले जाते हैं, तो मुंह में ले जाते हैं तो यहाँ मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है, मुंह से क्या हो शुरू हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। तो मुंह में पाचन सबसे पहले हम जिह्वा पर क्या रखते हैं, भोजन रखते हैं, जिह्वा में भोजन रखते हैं। फिर दांत से क्या करते हैं, उसको चपर चपर चबाते हैं, तो तभी तो कहते हैं दांत से खूब महीन कर दो। और दांत से पाचन किस रूप में होता है, फिजिकल रूप में होता है, किस रूप में होता है, भौतिक रूप में होता है। तभी तो इसको जो फिजियोकेमिकल जो है पाचन कहते हैं, फिजियोकेमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो केमिकल किस रूप में होता है, एंजाइम से पाचन होता है, तो केमिकल, वो केमिकली पाचन है। और जो दांत से होता है वो कैसा है, भौतिक। तो दांत से तभी तो चबा के खाना खाना चाहिए। तो और इसके अलावा जो मुख में ही जो है लार ग्रंथियाँ हैं, मुख में क्या है, लार ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, मुख में ही लार ग्रंथियाँ। ये पूरा जो पाइप है ये 9 से 10 मीटर है, मतलब ये पूरा आहार, जो पूरा आपका आहार नाल है, पूरा सिस्टम ये यहाँ तक क्या कहलाता है, आहार नाल। यहाँ से लेकर मुख गुहा से लेकर के अनस तक पूरा क्या कहलाता है, आहार नाल। अगर इसको पूरा निकालोगे
तो पूरा जो है एक लंबी सी नाल निकल आएगी लगभग 9-10 मीटर की। कितने मीटर की? 32-33 फीट की लंबी आहार नाल है। और उसमें सबसे लंबी क्या है जो है आपका छोटी आंत है। सबसे लंबी क्या है? छोटी आंत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें पाचन शुरू होता है मुख से ही। और मुख में दांत के साथ साथ में पाचन होता है कुछ लार से, जिसको हम लार बोलते हैं। नहीं, छोटा बच्चा होता है बहुत लार बनता है, हमेशा टप 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 चुआता रहता है लार ना, तो तभी तो मम्मी जो है उसके वो बांध देती हैं शर्ट पे जो है एक रुमाल टाइप का आता है कुछ बांधने के लिए कि लार उसी पे टपकता रहे। क्योंकि बच्चों में पाचन ज़्यादातर यहाँ पर सही नहीं हो पाता है, तो ज़्यादातर पाचन कहाँ से होता है? लार से होता है। ठीक है, तो लार में ये लार बनता कहाँ से? 3 ग्रंथियाँ हैं हमारे जो है मुख में। कितनी ग्रंथियाँ हैं? 3 ग्रंथियाँ हैं। तो यहाँ पर तो ये कान है, यहाँ पर क्या है? कान है। ये हेयर हो गया पूरा बना दें, ये बाल है और इसी के नीचे क्या है? कान है। तो दोनों कान हमारे मुख में जो है 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़े पाई जाती हैं। तो कान के नीचे यहाँ पर जो कान हमारा है, इस कान के नीचे जो है एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड। ठीक है, तो पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे मुख में पाई जाने वाली सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। मुख में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि है। और ये कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। कान के नीचे। कभी कभी आपने देखा होगा ये पैरोटिड ग्रंथि जो है वायरल संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है, सूज जाती है, फूल जाती है, तो ये गलवा सूज जाता है। ये सूज जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? गलसुआ, गलकंड या गलसुआ बोलते हैं। मम्स भी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मम्स। अंग्रेजी में मम्स बोलते हैं और या फिर उसको गलसुआ बोलते हैं। तो ये गलसुआ किस बीमारी किसके कारण होती है? पैरोटिड ग्रंथि के सूजन आ जाने के कारण वायरल संक्रमण हो जाता है। तो हमारी जो ये पैरोटिड ग्रंथि है क्या हो जाती है? सूज जाती है। तो किस बीमारी, कौन से मतलब किससे सूजन हो जाता है? वायरल से, वायरल संक्रमण, वायरस से, विषाणु का आक्रमण हो जाता है। तो ये संक्रमित हो जाता है और संक्रमित होकर के सूज जाता है, और सूज जाता है तो उसी को गलसुआ बीमारी कहते हैं। ठीक है, और इसी को मम्स कहते हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि। सांपों में ये ग्रंथि पाई जाती है, इसी में सांप अपना विष रखते हैं। क्या रखते हैं? विष रखते हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि में ही सांप क्या रखते हैं? अपना विष रखते हैं। और जो सपेरा होते हैं वो इसी ग्रंथि को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, जिससे कि विष ना रह जाए, सांप का विष ना बने, उसका लार जो है विष के रूप में न परिवर्तित हो पाए, इसलिए इस ग्रंथि को निकाल देते हैं। तो ये पैरोटिड ग्रंथि हो गई। और इसके अलावा हमारे जिह्वा के नीचे, हमारे जो है जिह्वा के साइड में, जो हमारा जीव है, जीभ के साइड में, दोनों साइड में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है कहाँ पर? हमारे जिह्वा के दोनों साइड में। जिह्वा के दोनों साइड में, अगल बगल में, जहाँ जिह्वा जहाँ जुड़ी हुई है उसके साइड में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, और इसके जो हमारा जबड़ा है, जबड़े को क्या बोलते हैं? जबड़े की सबसे मतलब कठोर सतह कौन सी है? मैंडिबल। सबसे कठोर जो है मैंडिबल है हड्डी, और मैंडिबल के ही नाम से जो है सबमैंडिबुलर एक ग्रंथि है, सबमैंडिबुलर। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है कहाँ? जबड़ों के पास में, दोनों जबड़ों के पास में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर। तो ये 3 ग्रंथियाँ महत्वपूर्ण हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? हमारे मुख में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? बक्कल कैविटी में, मुख में पाई जाती हैं। और यहाँ से एंजाइम्स का क्या होता है? स्रावण होता है, एंजाइम्स निकलते हैं जिसके कारण पाचन होता है, केमिकल रूप से, रसायन के रूप में पाचन शुरू होता है। और ये लार जो है हम प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बना देते हैं शरीर में अपने। हमारे मुख में लार अगर मतलब प्रतिदिन कोई व्यक्ति कितना लार बना लेता है? 1 से 1.5 लीटर के करीब में। कोई कम बनाता है, कोई ज़्यादा बनाता है। जो ज़्यादा बनाता है उसका पाचन अच्छा है, उसको पेट की बीमारी नहीं होगी। जो कम बनाता है उसका पाचन, भाई आपने देखा होगा मिठाई सामने आ गई, रसगुल्ले आ गए, तुरंत मुंह में लार आ जाता है, लार टपकने लगता है, कहते हैं ना। तो अर्थात लार टपकने का मतलब ये होता है कि जो है हाँ, मतलब अब खाना जो है आने वाला है तो पचेगा। इसीलिए जो डॉक्टर है कहते हैं खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पी लोगे तो लार क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो लार के जो एंजाइम्स हैं वो पतले हो जाएंगे तो पाचन सही नहीं होगा। इसलिए खाने से 45 मिनट पहले खाना पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे लार्वा, हमारा जो सलाइवा है वो पतला ना होने पाए। और खाने से पहले हमेशा जो है इमेजिन कर लो कि खाना आने वाला है, खाना आने वाला है, जिससे कि हमारे शरीर के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब क्या शुरू कर दें? जो है अपना
मतलब सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं सभी सक्रिय हो जाएं और सब अपने अपने जो है एंजाइम्स को छोड़ना शुरू कर दें, पाचन के लिए तैयार रेडी। कहते हैं भाई टाइम हो गया ना, 12 बजे के खाने का टाइम हो गया, अब शरीर को पता है कि 12 बजे खाना मिलना है, तो शरीर के हमारे सारे फंक्शन जो ग्लैंड्स हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, कहेंगे अरे अपना अपना काम शुरू करो। उधर HCl छोड़ना शुरू कर देगा, गैस्ट्रिक जूस जो है बनाना शुरू कर देंगे, इधर हमारे लार से जो है सलाइवा ग्रंथि से जो है लार बनने लगेगा। तो इसीलिए पाचन अगर अच्छी तरीके से कराना है तो सबसे पहले आप भोजन को इमेजिन करो कि भोजन हमको मिलने वाला है, तो भोजन मिलने वाला है तो मुंह में लार बनेगा तो जल्दी से पचेगा। तो इसलिए जो है ये 3 ग्रंथियां हैं। अब इन 3 ग्रंथियों में जो एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, लेकिन एक एंजाइम है टायलिन। एक एंजाइम क्या है? टायलिन। ठीक है, टायलिन एक एंजाइम है जो आप चोकर वगैरह खाते हो, चोकर, स्टार्च, मंड, चोकर ये इसमें चावल, धान, वो गेहूँ वगैरह में चोकर होता है ना, जो भूसी होती है, छिलका, तो छिलका को ही मंड स्टार्च बोलते हैं ना, चोकर उसी में मंड पाया जाता है। चोकर में ही क्या पाया जाता है? मंड या स्टार्च। तो स्टार्च और मंड का पाचन कौन करता है? टायलिन करता है। कौन करता है? टायलिन। स्टार्च और मंड का पाचन यहाँ कौन शुरू कर देता है? टायलिन करना शुरू कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको लाइसोजाइम, एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हम लोग देखो खाते समय क्या है, कहीं से भी उठाकर खा लेते हैं। बच्चे छोटे, खास करके छोटे बच्चे हैं, कुछ भी मिल गया और मम्मी देख नहीं, उठाकर मुंह में रख लेते हैं। कहीं भी पड़ा हो, कुछ भी लिपड़ा हो उसमें जो है, और उठा के मुंह में रख लेते हैं। तो हमारा शरीर जो है एक एंजाइम छोड़ता है लाइसोजाइम, और ये होता है जीवाणुनाशक। ये क्या होता है? जीवाणुनाशक। ये बैक्टीरिया को मार देता है। तो अगर उस खाने पर कोई भी बैक्टीरिया चिपकी हुई है तो उसको कौन मार देगा? लाइसोजाइम। तो इसी में से, इन्हीं लार ग्रंथियों में से लार तो बनता ही बनता है, और साथ में क्या बनते हैं? कुछ एंजाइम्स बनते हैं। प्रोटीन नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो है पचाने के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन होते हैं। हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, वो क्या बनाती हैं? या तो एंजाइम्स बनाएंगी या हार्मोन्स बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हार्मोन्स नहीं श्रावण हो रहा है, यहाँ पर पाचन के लिए क्या मुख्य है? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में एक लाइसोजाइम हो गया, और एक जो है आपका जो है म्यूलिन निकलता है। क्या निकलता है? म्यूलिन। ठीक है, म्यूलिन खाने को क्या करता है? लसलसला, चिपचिपा बनाता है। इसमें जो है भाई जब हम खाना रखते हैं मुंह में, कभी कभी खाते समय क्या होता है, खाते समय जो है कंकड़ पत्थर पड़ गया तो हम खनवा को क्या कर देते हैं? उगल देते हैं, खाना को बाहर निकाल देते हैं, उगल देते हैं। तो खाना जब उगलते हैं तो उसमें देखा होगा मतलब कैसा निकलता है, मतलब एक पेस्ट बना हुआ, एक जो है पेस्ट बना हुआ, मतलब रोटी है, चबा लिए खूब अच्छी तरीके से, पेट के अंदर अभी गया नहीं है, आमाशय में गया नहीं है, मुंह में ही है, और पड़ गया जो है कंकड़, तो फिर पूरा खाना क्या कर देते हैं? उगल देते हैं। तो देखा होगा वो पेस्ट टाइप का बन जाता है। तो पेस्ट कौन बनाता है? म्यूलिन बनाता है। कौन बनाता है? लिसलिसला चिपचिपा कौन बनाता है? म्यूलिन। तो ये महत्वपूर्ण क्या है? हमारे एंजाइम्स हैं। टायलिन, अब प्रश्न पूछेगा, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। प्रश्न पूछेगा टायलिन एंजाइम का श्रावण कहाँ होता है? लार ग्रंथियों में। कहाँ होता है? लार ग्रंथियों में। और लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड, जो कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। और इसके सूजन से कौन सी बीमारी होती है? गलसुआ, मम्स बीमारी होती है इसके सूजन से, मम्स। और मम्स बीमारी जीवाणु से होती है कि बैक्टीरिया से हो या वायरस से? किससे होती है? वायरस से होती है। प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं ना, तो वायरस से होती है मम्स बीमारी। ठीक है, तो जो गलवा उसमें जो है सूज जाता है ना, और कभी कभी गाँव में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अकवाते हैं ना, कैसे जिसकी ये वाली उंगली जो है ये पीछे लग जाती है, हमारे यहाँ अकवाते थे ऐसे। ठीक है, कैसे गलकंड हो गया है, ले जाओ अकवा लाओ, जिसकी छंगलियाँ उंगली और अंगूठा पीछे लग जाए तो वो जो है क्या करते हैं, एक कंकड़ रख लेते हैं और इसी से आंकते हैं। हाँ, इसी से क्या करते हैं? आंकते हैं। हमें भी हो गया था एक बार। ज़्यादातर बच्चों में होता है ये गलसुआ बीमारी। किस में होती है? बच्चों में ज़्यादातर होता है। तो जो है बच्चों में, चूँकि बताया नहीं, बच्चे कुछ भी उठा के खा लेते हैं तो उसमें जो है वायरस भी चिपक के चले जाते हैं, बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, तो वो सब इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब सब लैंग्वेज ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? जीभ के अगल बगल में, और ये जोड़े में होते हैं। हमारे शरीर में ज़्यादातर जो शारीरिक संरचना है जोड़े में है ना, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, 2 आँख हैं। इसी तरीके से शरीर में ग्लैंड्स भी ज़्यादातर मोस्टली जोड़े में हैं। तो इसलिए 6 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं हमारे जब मुंह में,
6 ग्लैंड्स पाई जाती हैं और 3 जोड़े में पाई जाती हैं। ठीक, तो 2 पैरोटिड हो गए, 2 सबलिंगुअल हो गए, 2 सबमैंडिबल हो गए। सबमैंडिबल ही जो है हमारे जबड़े के नीचे पाई जाती है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या निकालते हैं, लार निकालते हैं या जो एंजाइम्स निकालते हैं, जिसमें टाइलिन एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, लाइसोजाइम एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, म्यूलिन एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। टाइलिन का काम क्या है, स्टार्च को पचाना। किसको पचाना, स्टार्च। देखो हमारा शरीर जो है पाचन करके अंततोगत्वा क्या करता है, एनर्जी लेता है, प्रोटीन लेता है, एनर्जी लेता है और फैट लेता है। तीनों चीज़ों का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और वसा का पाचन होता है। 3 मुख्य तत्व हैं जिसका शरीर हमारा पाचन करता है और उनसे जो है ये तत्व लेता है। ठीक है, ये सारे तत्व लेता है। तो यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट, अब ये टाइलिन से जो पाचन होता है, स्टार्च से क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रश्न यहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, मुंह से। कहाँ शुरू हो जाता है, मुंह से। प्रोटीन का पाचन यहाँ नहीं होता है, मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। मुंह में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, जो कि टाइलिन करता है। कौन करता है, टाइलिन। जो स्टार्च है, मंड है, जिसको चोकर कहते हो, उसको पचाकर किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ठीक, तो यहाँ से ये पाचन शुरू हो जाता है मुख से। अब इसके बाद में मुख से पाचन करते हुए फिर जो है यहाँ पर एक नली है, जिसको ग्रास नली कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, आहार नल तो पूरे को कहते हैं, आहार नल तो पूरे को कहते हैं। और ये नली जो यहाँ से अपनी जो स्टोमक तक है, जो अमाशय तक है, ये नली क्या कहलाती है, ग्रास नली। ईसोफेगस कहते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ईसोफेगस। अब ये ग्रास नली जो है ये हमारे लंबाई के अनुसार जो है लंबी होती है। कोई छोटा ठेगना है तो उसकी जो ग्रास नली होगी छोटी होगी, कोई 6 फुट लंबा है तो उसकी ग्रास नली थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो एक एवरेज जो है 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ग्रास नली, 15, 20, 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और सबसे लंबी ग्रास नली अगर किसी जानवर में होगी तो किसकी होगी, जिराफ में, क्योंकि जिराफ का गर्दन क्या होता है, लंबा होता है। तो जिराफ में ग्रास नली सबसे ज़्यादा लंबी होगी। ठीक, तो ये ग्रास नली में किसी भी प्रकार से एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर इसका पाचन नहीं होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है, ग्रास नली में नहीं होता है। पाचन शुरुआत तो कहाँ से हो जाता है, मुख से ही हो जाता है, लेकिन ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। अब ग्रास नली हमारी बनी है जो है, मैंने पढ़ाया था उपास्थि, कार्टिलेज पढ़ाया था ना, तो ये लचीली हड्डियों की बनी हुई है। किसकी बनी है, लचीली हड्डियों की, ग्रास नली। और ग्रास नली में जो भोजन पहुंचता है तो कर्माकुंचन की सहायता से आगे बढ़ता है। कैसे, कर्माकुंचन। कर्माकुंचन मतलब ऐसे पिचकेगी ग्रास नली, फिर फूलेगी, पिचकेगी, फूलेगी, पिचकेगी, फूलेगी, पिचकेगी, फूलेगी। तो ऐसे खाना हमारा क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो इसके लिए कहा जाता है कर्माकुंचन। इसके लिए कौन सा शब्द आया है, कर्माकुंचन। ठीक, अब कोई इंजन तो लगा नहीं है शरीर में कि जनरेटर स्टार्ट किया और धक्का मारा और चला गया। तो जो है शरीर उसी हिसाब से अपने आप को कर्माकुंचन करके और भोजन को, तभी तो हम लेटे रहते तो भी, या सर के बल खड़े हो जाएं तो भी इस कर्माकुंचन से जो है पाइप से मत इधर जाएगी। यहीं पर जो है ये यहीं से जो है एक श्वास नली भी आती है। यहीं से क्या आती है, श्वास नली। भाई जो नाक से लिए ये श्वास नली भी चली गई है, यहीं से आती है। अब जब हम श्वास लेंगे तो ये श्वास तो श्वास नली में चली जाएगी, और खाना जो खाएंगे वो ग्रास नली में चली जाएगी। तो तभी तो कहते हैं कि खाना खाते समय बात बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। बोलोगे तो मुंह में श्वास जाएगा, और मुंह से श्वास जाएगा तो साथ में श्वास के साथ चावल और रोटी के टुकड़े भी जो है ग्रास नली में चले जाएंगे, और ग्रास नली वो उसमें श्वास नली में, और श्वास नली में चले गए तो श्वास नली बंद हो जाएगी और फिर मर जाओगे। तो इसीलिए खाते समय, और जब ये ऐसे, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ये संरचना कुछ ऐसे यहाँ पर जो है एक रोध टाइप का लगा है। जैसे ही ऊपर से भोजन के टुकड़े आएंगे वैसे ही ये वाला हिस्सा ऐसे बंद हो जाएगा, ये वाला हिस्सा शटर की तरीके से गिर जाएगा, और शटर की तरीके से गिर जाएगा तो भोजन सीधे नीचे चला जाएगा, भोजन सीधे नीचे चला जाएगा। और जब श्वास लेंगे तो श्वास लेंगे, ये वाला हिस्सा खुल जाएगा, ये वाला हिस्सा खुल जाएगा, और श्वास जो है सीधे श्वास नली में चली जाएगी। ये तो आगे हम पढ़ेंगे, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कर्माकुंचन की सहायता से हमारे शरीर में पूरे आहार नाल में ही भोजन कैसे आगे बढ़ता है, कर्माकुंचन यानी पूरा सिस्टम पहले फूलेगा, पिचकेगा, फूलेगा, पिचकेगा, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। आहार नाल में भोजन आगे बढ़ता चला जाता है। और इसकी सतह पर ये जो ग्रास नली है, इसकी सतह पर म्यूकस लगा हुआ है। क्या लगा है, ये यहाँ पर म्यूलिन का श्रावण होता है, म्यूलिन का श्रावण होता है, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। यानी जो दीवार में, ग्रास नली की दीवार में भोजन चिपक न जाए, इसलिए भोजन कैसा बन जाता है, लसलसा। यहाँ से तो लसलसा भोजन चल ही रहा है,
लेकिन हमारी ग्रास नली भी भोजन को और दोबारा जो है लपेटती है, किसमें, जो है म्यूलिन की सहायता से, तो और लसलसा होता है जिससे हमारे आहार ग्रास नली में भोजन चिपके ना। तो ये पहुंच करके फिर आती है यहाँ पर एक वाल्व, एक यहाँ पर वाल्व लगा होता है और यहीं पर एक जो है हमारा पाया जाता है क्या बोलते हैं, हृदय। यहाँ पर हृदय पाया जाता है। हृदय के पास में ही जो वाल्व लगा होता है इसी को बोलते हैं आपका कार्डियक वाल्व। क्या कहते हैं, कार्डियक वाल्व। ठीक है, हृदय विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं ना, हृदय को कार्डियक बोलते हैं हृदय को। तो हृदय के पास में वाल्व लगा है जो ग्रास नली को जोड़ता है किससे, आमाशय को। यहाँ कभी कभी हम देखो जब खाना खा लेते हैं तो कभी कभी उल्टी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा खा लिए, ठूस ठांस करके भर लिए खूब, ठीक है, और ठूस ठांस के भर लिए तो नीचे से प्रेशर बनेगा और वो उल्ट करके बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये वाल्व खुल जाता है। वैसे तो ये वाल्व भगवान ने ऐसा बनाया है कि ऊपर से जब गिरेगा भोजन तो अंदर चला जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे उसमें समर वगैरह में वाल्व लगाते हैं ना कि पानी का प्रेशर एक तरफ से जाए और उधर से उल्टा लौट के ना आए पानी, तो ऐसे ही वाल्व भगवान ने यहाँ लगा दिया है, कार्डिक वाल्व। कौन सा वाल्व लगा दिया है, कार्डियक वाल्व। अभी कार्डियक वाल्व जैसे ही ग्रास नली से भोजन आएगा खुलेगा और खुल करके आमाशय में भोजन प्रवेश कर जाएगा। कहाँ प्रवेश कर जाएगा, आमाशय, फिर ये बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ज़्यादा ठूस लेते हैं भोजन तो ये अंदर से जो है गैसें बन रही हैं, जो है HCl है, अम्लीय है खाना, तो इस तरीके से अंदर से फिर वापस जो है जब मारेगा प्रेशर और ये कार्डियक वाल्व उल्टा फिर खुल जाता है, उल्टा खुल जाएगा तो भोजन बाहर निकल आता है। उसको कहते हैं उल्टी हो गई, वोमिटिंग हो गई। भाई यहाँ जो हमने मुख में जो पाचन हुआ था ये लिसलिसा चीज़ निकाले थे, इसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। जो भोजन हम मुख से निकाल लेते हैं खाते समय उसको क्या बोलते हैं, बोलस। वो भी मतलब अभी ठोस पदार्थ है, भोजन का कैसा रूप है, ठोस रूप है, बोलस। ठीक है, तो कभी देखना खाना आप कंकड़ उंकड़ आएगा या खाते समय कूच लो फिर बाहर थूक दो तो वही क्या है, बोलस है। उसी को क्या बोलते हैं, बोलस। यानी जो है हमारे लार में मिश्रित जो है भोजन बोलस कहलाता है। जो मुख में हम पचाते हैं, तो प्रश्न यहाँ से आता है, मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। यही बोलस धड़ाम धड़ाम गिरता है ग्रास नली से, कहाँ, आमाशय में। ग्रास नली में तो पाचन हुआ नहीं, ग्रास नली में ये म्यूलिन की दीवारें हैं, तो यहाँ से जो है लसलसा पदार्थ निकलता है जिसके कारण जो है भोजन और लसदार हो जाता है, भोजन और लसदार चिपचिपा हो जाता है और ये कार्डियक वाल्व से खुलता है और सीधे प्रवेश करता है आमाशय में। कहाँ गिरता है, आमाशय में। अब ये आमाशय लगभग 30 सेंटीमीटर की संरचना है आमाशय, और ये फूलती है आमाशय। जैसे अब अंदर तो इसको आमाशय कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, बाहर ये क्या है, पेट कहलाती है। बाहर क्या कहलाती है, पेट कहलाती है। इसी को पेट कहते हैं बाहरी संरचना को। तभी देखो किसी को पेट फूल जाता है क्योंकि आमाशय में ज़्यादा भोजन भर लिए। अब ज़्यादा भोजन भर लिए, ये इसका जो है धीरे धीरे करके ये परत मोटी हो गई। आमाशय की परत क्या हो गई, मोटी, खूब चर्बी सर्बी जमा हो गई इसके चारों तरफ से, तो ये मोटी हो जाती है। तभी तो पेट निकल आते हैं, तोंद निकल आते हैं, आमाशय मोटा हो जाता है। ठीक, तो लेकिन इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। कौन सी, आमाशय, स्टोमक। अब इस स्टोमक में जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। कौन से ग्लैंड, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसी में जो है यहाँ पर इसकी दीवारों पर जो आपकी आमाशय है, इस आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि करोड़ों की संख्या में, लगभग 4 करोड़ जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं हमारी इस आमाशय पे। और ये श्रावण करती हैं जो है कुछ एंजाइम्स का और कुछ अम्ल का, HCl जिसको बोलते हैं क्या, HCl। और केमिस्ट्री वाले पढ़े होंगे HCl कितना ज़्यादा खतरनाक, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कितना खतरनाक होता है। उसमें सुई भी डाल दो, पत्थर भी डाल दो तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो ऐसे एसिड हमारे शरीर में आमाशय बनाता है। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि HCl का निर्माण कौन करता है, आमाशय करता है। आमाशय में भी कौन करता है, जठर ग्रंथियाँ करती हैं। कौन करते हैं, जठर ग्रंथियाँ करती हैं। तो जठर ग्रंथियों से क्या बनता है, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब जो है ऊपर से जो भोजन आया, कहा बेटा अभी जो लाइसोजाइम ने थोड़ा बहुत तुमको नहीं मारा है, एंजाइम वगैरह, वो क्या नाम, बैक्टीरिया वगैरह, तुमको अब हम मारते हैं। तो HCl क्या करता है, कुछ भी बैक्टीरिया आ गया शरीर में भोजन के साथ में, या जो है कोई कंकड़ पत्थर गलती से घुसाया नहीं, मान लो खाए और सीधे पानी पी के निकल गए, चबाए नहीं तो कंकड़ दांत के नीचे पड़ा नहीं, कट से हुआ नहीं तो हमने खाना उगला नहीं, और वो कंकड़ सीधे कहाँ चला गया, पेट में चला गया। तो पेट अब जब HCl जैसे खतरनाक अम्ल है हमारे शरीर में, तो क्या कर देगा, उस पत्थर को गला देगा। तो यहाँ पर आकर के जो है वो गल जाता है।
अब कहोगे कि इतना खतरनाक अम्ल हमारे आमाशय में है, और आमाशय ये पूरी जो है खाल की संरचना है, त्वचीय संरचना है, पेशीय संरचना है, पेशी की बनी हुई है, तो ये क्यों नहीं गलती? ये भी तो गल जानी। अभी एसिड इस पर गिराओगे HCl तो गल जाएगा ना, ये घाव बन जाएगा, जल जाएगा, लेकिन ये क्यों नहीं जलती है? तो यहाँ पर जो है एक बेस पाया जाता है, इसकी दीवारों की जो दीवार इसका बना है म्यूकस बेस का बना हुआ है। किसका बना है? म्यूकस का बना हुआ है। किसका बना है? म्यूकस, जो कि बेस है, क्षार है, जो क्या है? क्षार है। और ये सिद्धांत कहता है कि अम्ल और क्षार दोनों मिला दोगी तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अम्ल और क्षार दोनों मिला दोगी तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं पीएच वैल्यू। क्या पढ़ते हैं? पीएच वैल्यू। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल। 7 से कम है, अगर किसी पदार्थ का 7 से कम वैल्यू है पीएच वैल्यू, तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। वो क्या होगा? अम्ल होगा। 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षार होगा, बेस होगा या अल्कलाइन होगा। एसिडिक होता है 7 से कम, अल्कलाइन होता है 7 से अधिक। तो यहाँ पर जो HCl है वो 7 से कम वैल्यू का पीएच मान वाला है, तो ये क्षार है। ये क्या है? वो क्षार कह रहा हूँ, अम्ल है। और इसकी दीवार पे, ये दीवार किसकी बनी है? म्यूकस की बनी है। दीवार किसकी बनी है? म्यूकस की। जो आमाशय की दीवार है ये किसकी बनी है? म्यूकस की। और वहाँ से क्या निकलता रहता है? जो है एक क्षार निकलता रहता है, बेस निकलता रहता है, जो इसको न्यूट्रल कर देता है, यानी उस दीवार को काटने नहीं देता है। और कभी कभी क्या होता है, वही बेस म्यूकस कम हो जाता है हमारे शरीर में, तो HCl दीवार को काटने लगता है। तभी जो है स्टोमक कैंसर बन जाता है, उदर कैंसर बन जाता है, कट जाता है ना, अंदर घाव बन जाता है, तो घाव बन करके फिर वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक, बहुत खतरनाक स्थिति होती है। पहले तो शुरुआत होगी, गैस की बीमारी बनेगी, इसीलिए तो इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि यहाँ से क्या गैस रिलीज हो जाती हैं, और गैस रिलीज हो, कभी कभी हम लोग डकार मारते हैं ना, खट्टी डकार आती है, नाक से धुआं निकलता है, मुंह नाक से खट्टी खट्टी। कोई जो है जिसे कभी कभी जो कोई खा कर आया हो, शादी विवाह से खाना खा के आया हो, फिर जब वो डकार मारे उसके सामने खड़े हो जाओ, कितनी जो है भयंकर डकार मारेगा, और जो है पूरा नाक और मुंह से धुआं निकलेगा। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि ज़्यादा खाना खा लिया। अब HCl को, भाई HCl तो उतने बनेगा जितना पचाना है उसको, और तुमने ज़बरदस्ती ठूस लिया, HCl कम निकला तो बाकी क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो गैस के रूप में बाहर निकलेगा, या उल्टी के रूप में जो है बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाहर निकाल देता है, वही गैस बाहर निकल आती है। ठीक, तो वो अगर ऊपर से बाहर निकली तो धुआं डकार हो गई, खट्टी डकार हो गई। ठीक, और नीचे से बाहर निकली तो CO2 हो गई। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो स्टोमक है, ये स्टोमक मोस्टली जो है HCl भी निकलता है, और इसके अलावा इसमें जो जठर ग्रंथि है इसमें से कई एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। तो उसमें कुछ प्रमुख एंजाइम्स हैं, जैसे रेनिन और पेप्सिन। कौन कौन से मुख्य हैं? रेनिन और पेप्सिन। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि जो है हमारे ये जो क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, अर्थात जठर ग्रंथि है। जो जठर ग्रंथि है, यहाँ से जो एंजाइम्स निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं? तो मुख्य रूप से निकलता है रेनिन। क्या निकलता है? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन निकलता है। ठीक है, तो रेनिन और पेप्सिन ये क्या काम करते हैं? रेनिन तो आप देखा होगा, दूध हम लोग पीते हैं ना, देखो बच्चों में रेनिन बहुत निकलता है बच्चों में, और जब आदमी प्रौढ़ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें रेनिन निकलना बंद हो जाता है। इसीलिए कभी देखा होगा बच्चा दूध पीता है, फिर जब दूध की उल्टी करता है तो क्या निकलता है? दही निकलता है। क्या निकलता है? दही। तो रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन केसिन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दूध में? केसिन। ठीक, तो केसिन का पाचन करके उसको दही बना देता है। क्या बना देता है? दही बना देता है। तो पेट में जो है दूध, बच्चा उल्टी करेगा तो दूध नहीं निकलेगा, क्या निकलता है? दही निकलता है। तो इसलिए जो है केसिन का पाचन करके, कौन पाचन करता है? रेनिन। तो केसिन का पाचन कौन करता है? रेनिन। केसिन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है। दूध का क्या है? प्रोटीन है। तो दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। और रेनिन कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि से। तो इसीलिए इसको कहते हैं जठर जूस कहते हैं, जठर रस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जठर रस, या जठर वो ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस रेनिन मुक्त हो गया, और क्या हो गया? पेप्सिन। पेप्सिन भी किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। पेप्सिन भी किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो इसका पाचन करके जो पेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है?
पेप्टाइड में, ठीक। तो ये भी जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारा स्टोमक किसका पाचन करता है? मुख्य रूप से प्रोटीन का। हमने देखा हमारा मुख्य पाचन किसका करता था? कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन करता था? कार्बोहाइड्रेट का। वहाँ पर पाचन कार्बोहाइड्रेट का हो रहा था और पाचन जो है प्रोटीन का नहीं हो रहा था। और यहाँ पर पाचन किसका हो रहा है? प्रोटीन का। तो मुख्य रूप से पाचन होता है प्रोटीन का। और इसके अलावा वसा का इमल्सीकरण भी होता है। वसा का क्या होता है? इमल्सीकरण। भाई 3 ही मुख्य तत्व हैं जिसका पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। वसा का इमल्सीकरण का मतलब होता है, देखो वसा जैसे तेल है, तेल भी वसा का फॉर्म है। अब तेल को पानी में डालोगे तो क्या पानी में घुलता है? नहीं घुलता है। तो इसी को पायसीकरण बोलते हैं। जब हमारा शरीर अपने एंजाइम्स के माध्यम से उसको क्या बना देता है? पायसीकरण कर देता है, यानी पानी में घुलने लायक बना देता है वसा को। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सीकरण या पायसीकरण। इमल्सीकरण या पायसीकरण। तो यहाँ से जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसको जो पायसीकरण कर देते हैं, क्या बना देते हैं? इमल्सीकरण करके वसा को घुलनशील बना देते हैं, पानी में घुलने लायक। लेकिन 2 मुख्य ऐसे जो है रस हैं, रेनिन और पेप्सिन, जो कहाँ से निकलते हैं? हमारे जठर ग्रंथि से। जो कहाँ से निकलते हैं? जठर ग्रंथि से। अब यहीं पर जो है कुछ इस तरीके से जो है संरचना पाई जाती है, कुछ बाल नुमा कुछ संरचना पाई जाती है जो खड़ी रहती हैं, जिसको रूजी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रूजी। रूबी नहीं, रूजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रूजी। अब कभी कभी क्या होता है, ये रूजी संरचना जो है, जब कभी भूख लगती है, तेज़ भूख लगती है, जैसे भूख लगी हमारे मतलब 12 बजे का टाइम हो गया, इसलिए जब टाइम आदमी फिक्स कर लेता है खाने का तो उसी समय भूख लग जाती है, ठीक है। जो टाइमिंग आपने बना लिया खाने का तो उस समय भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर में उसको पता है बायोलॉजिकल टाइम हमारे शरीर में चलता है। जैसे हमारी घड़ी टाइम बताती है, ऐसे हमारे शरीर में जो है जैविक घड़ी है, हमारे शरीर की जैविक घड़ी है। तो जैविक घड़ी सब अपने अपने निश्चित समय पे काम करती रहती हैं। उनको पता है कि खाना बंदा जो है 12 बजे खाता है और अभी तक पेट को खाना आया नहीं है और HCl बनना शुरू हो गया, क्योंकि उसको पता है अभी खाना ढूंस के खाएगा ये, तो पहले ही क्या कर लो? HCl बना लो। अब HCl तो पहले ही बन गया, शरीर में बनना शुरू हो गया और हमने खाना खाया नहीं, तो पेट में कांटे चुभने लगते हैं, पेट में कांटे चुभने लगते हैं। तो ये रूजी जो है खड़ी हो जाती है। रूजी जो है, रूबी नहीं, रूजी। रूजी क्या हो जाती है? रूजी खड़ी हो जाती है और चुभने लगती है पेटों में। और अब ये खड़ी नहीं होगी तो जो HCl बना है ये फिर हमारी इन दीवारों से टकराएंगी और दीवारों को काटना शुरू करेंगी। हमारी दीवारों को भाई ज़्यादा मात्रा में बन गई, बेशक जो है यहाँ पर जो है म्यूलिन की जो है म्यूकस का दीवार है, लेकिन फिर भी जो है ये म्यूकस को काटना शुरू कर देगी। ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा और खाना मिला नहीं, खाना आ जाएगा तो खाना को जो है उसको पिघलाएगा, उसको ख़त्म करेगा, तो फिर वो अपने काम में लग जाएगा, तो म्यूकस को नहीं काटेगा। तो रूजी क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है, एब्जॉर्ब करने लगती है HCl को, और जब खड़ी होगी तो पेट में वो चुभने लगती है। तो भूख में जो है हमको जो है कांटा लगता है, भूख में गले में कांटा लगेगा और चुभन महसूस होगा पेट में जो है, ठीक है। तो जैसे ही पानी पी लेते हैं वैसे ही थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि पानी को भी पचाने लगता है ना, तो या जो HCl है वो पतला हो जाता है, तो उसका जो है कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो भूख थोड़ा सा मतलब पेट का दर्द जो चुभन है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये रूजी संरचना है। ये क्या, कौन सी संरचना है? रूजी, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक वाल्व लगा है, पाइलोरिक वाल्व। कौन सा वाल्व लगा है? पाइलोरिक वाल्व, ठीक है। अब ये पाइलोरिक वाल्व काम क्या करता है? इसके नीचे से शुरू हो जाता है हमारा छोटी आंत। इसके नीचे से क्या शुरू हो जाती है? छोटी आंत। तो यहाँ छोटी आंत से भोजन वापस ऊपर ना आ जाए, तो इसलिए एक वाल्व भगवान ने लगा दिया है। कौन सी? पाइलोरिक वाल्व। तो यहाँ पर ग्रास नली और आमाशय के बीच में एक वाल्व लगा था, जिसको क्या कहा गया? कार्डियक वाल्व। और यहाँ पर एक वाल्व लगा है जो आमाशय और किसको? छोटी आंत को जो है जोड़ती है, उसको कौन सी वाल्व बोलते हैं? पाइलोरिक वाल्व। क्योंकि अब आमाशय में जो भोजन, वो उसमें छोटी आंत में जो भोजन पहुँच जाए वो वापस आमाशय में ना आए। तो यहाँ पर जो भोजन पचाती है, यहाँ पर भी पूरा पाचन नहीं होता, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता ही नहीं। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि आमाशय में किस चीज़ का पाचन नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का। आमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब ये इसलिए इसको भी यहाँ पूरा पाचन नहीं हो, भोजन अभी पूरा पचा नहीं। यहाँ पर तो HCl ने क्या किया? भोजन को जो है उसमें जो बैक्टीरिया थी और जो वायरस वगैरह आ गए थे उनको सबको क्या किया? गलाया, मारा, और कुछ ठोस पदार्थ आ गए थे उनको मारा। अब भोजन जो है बहुत ज़्यादा लिसलिसा हो जाता है, अर्धद्रवित अवस्था में हो जाता है, अर्धद्रवित अवस्था में, जिसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम, ठीक। वहाँ पर भोजन बोले थे, मुंह में जो हमने चबाया था उसको क्या बोलते थे? बोलस। और
आमाशय में पेट में आकर के भोजन बन गया काइम। अब ये ना तो ठोस है ना ही तरल है, बीज की अवस्था है। इसमें जो है कई HCl वगैरह मिल गया, HCl मिल गया तो भोजन थोड़ा तरल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भोजन, इसीलिए कभी जब उल्टी करते हैं हम तो जो है तरल भोजन निकलता है। कुछ जो अगर खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं तब तो उसमें से चावल वगैरह के जो है कण निकल आते हैं, क्योंकि चावल अभी पूरी तरीके से घुला नहीं है। और हम लोग चबाते हैं, कितना चबाते हैं, चावल पूरा एक एक दाना चबा नहीं पाते हैं, इसलिए चावल को खाते हैं, चावल को पचाने में टाइम लगता है। रोटी तो जल्दी पच जाता है, क्योंकि वो लबर लार्वा जो है लवार बना देता है उसको, और अंदर जा करके जो है HCl उसको पचा देती है। लेकिन चावल को पचने में टाइम लगता है। और सबसे ज़्यादा समय भोजन यहीं रहता है, कहाँ रहता है, आमाशय में। 4 घंटे लगभग भोजन यहीं रहता है आमाशय में। 4 घंटे के आसपास भोजन कहाँ रहता है, आमाशय में रहता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, भोजन सर्वाधिक समय कहाँ रहता है, आमाशय में रहता है। अब यहाँ भोजन क्या हो गया, अम्लीय। यहाँ भोजन क्या हो गया, अम्लीय। हमारे जो मुंह में पाचन हुआ था वहाँ पर थोड़ा बहुत क्षार भी था, थोड़ा बहुत अम्ल भी था। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के स्वभाव का, लेकिन यहाँ भोजन पूरा क्या हो गया, अम्लीय हो गया। लेकिन छोटी आंत कहता है कि हम अम्ल को पाचन नहीं करेंगे, अम्ल का पाचन नहीं करेंगे। तो लीवर कहता बेटा भोजन को भेजो, मैं बाइल बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, बाइल बना रहा हूँ, यानी पित्त रस बना रहा हूँ और उसको छोड़ रहा हूँ। और पित्त का स्वभाव क्या है, क्षारीय। पित्त का स्वभाव क्या है, क्षारीय। तो जैसे ही भोजन पाइलोरिक वाल्व में घुसेगा, पाइलोरिक वाल्व में घुसेगा और आएगा छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में, वैसे ही भोजन में क्या घुस जाएगा, यहाँ से लीवर ने बनाकर भेज दिया पित्त रस। क्या भेज दिया, पित्त रस। तो पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। प्रश्न आता है पित्त रस यानी बाइल जूस कैसा होता है, क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। और आमाशय में भोजन कैसा था, अम्लीय था। आमाशय में भोजन कैसा था, अम्लीय था। और अम्लीय भोजन का पाचन छोटी आंत नहीं करेगा। तो इसलिए जो है बाइल किसने बनाया, लीवर ने बनाया। किसने बनाया, लीवर के तो 500 से अधिक कार्य होते हैं। लीवर बहुत काम करता है, 500 से अधिक कार्य लीवर करता है, जिसमें एक कार्य उसका क्या है, बाइल जूस बनाना, पित्त रस बनाना। और पित्त रस कैसे स्वभाव का होता है, क्षारीय होता है। और ये कहाँ इकट्ठा होता है, गाल ब्लेडर में। कहाँ इकट्ठा होता है, गाल ब्लेडर में, या पित्त की थैली। और उसी पित्त की थैली में कभी कभी क्या होता है, कंकड़ पत्थर धीरे धीरे करके इकट्ठे होते रहते हैं। वो जो यहाँ पर जो है ख़त्म नहीं हो पाया, वो धीरे धीरे इकट्ठे होकर कहाँ जाते हैं, पित्त की थैली में पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं पित्त की क्या हो गई, पथरी हो गई। और डॉक्टर ऑपरेशन करके पित्त की थैली को ही क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। जब ज़्यादा बड़ी पथरियाँ बन जाती हैं, कहते हैं अब तो ये ज़रूरी मतलब पित्त की थैली काटनी पड़ेगी, तो डॉक्टर जो है पित्त की थैली को ही काट करके निकाल देते हैं। ठीक, अब लेकिन उससे नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पित्त रस कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है। गाल ब्लेडर थोड़े नहीं बना रहा है, पित्त की थैली थोड़े नहीं बना रही है। पित्त रस कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, पित्त रस कौन बनाता है, लीवर। लेकिन गाल ब्लेडर में पित्त रस क्या हो रहा है, संचित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। तो जितना मात्रा में जरूरी है उतना ही छोड़ रहा है। अब यहाँ पर लेकिन लीवर पे भार बढ़ जाएगा। अब लीवर पे थोड़ा सा भार बढ़, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, लीवर को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले बना करके रख लिया उसने, कहाँ पर, पित्ताशय की थैली में। और अब जब भोजन आएगा तब पता चला आदमी भूखा है, खूब खा रहा है दिन भर, तो लीवर हमेशा बना रहा है, उसके काम 500 बटे हुए हैं और आदमी खाए जा रहा है, तो वो पित्त रस ज़्यादा बनाएगा। कहेगा ससुरो अब क्या करें, ज़्यादा बना रहे हो, अब जो है लीवर ही ख़राब कर देते हैं, तो लीवर डैमेज हो जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से देखो, खान पीन से हमारा शरीर पूरा जो है, जब आप इस पूरे सिस्टम को समझ जाओगे, अपनी आंतरिक संरचना को, तो जो बीमारियों का भी आप जड़ पता लगा लोगे कि हमारे शरीर में बीमारियां कहाँ से जाती हैं। बीमारी कोई बाहर से नहीं आती है, सब बीमारी जो है हम खुद ही बनाते हैं अपने शरीर में। सारा हम ज़्यादातर बीमारी हम भोजन से बनाते हैं अपने शरीर में। ठीक है, भोजन जैसा लेंगे वैसे हमारे शरीर के सारे सिस्टम काम करते रहते हैं। तो इसलिए जो है कहा जाता है सप्ताह में 1-2 दिन क्या रखो, फास्ट रखो, व्रत रखो, जिससे कि इनको भी रेस्ट मिले, लीवर को भी बाइल कम बनाना पड़े, अपना रेस्ट में रहे, HCl का भी कम सराउंड। जब हफ्ते में एक रूटीन बना लोगे ना कि हफ्ते में 1 दिन हमको व्रत रहना है, तो फिर उसको भी पता चल जाएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक हमने बताया हमारे शरीर में है ना, तो सारे सिस्टम को, जो हमारे अंग तंत्र हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि अब जो है बंदा हफ्ते में 1 दिन भोजन नहीं खाएगा। ठीक है, तो हम अब अपना काम बंद, सोते हैं आराम से,
अब गैस्ट्रिक ग्लैंड सो जाएगा, कहेगा ठीक है बढ़िया आराम करने को मिल रहा है हमको। तो जो पहले से बना हुआ है, भाई शरीर में हमारे ऑलरेडी सब कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब टूटे हुए बने हैं ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह से एनर्जी हमारे शरीर के सभी टिश्यूज में, सभी जो है उसमें जाते हैं, सेल्स में जाते हैं ना, और सेल्स सभी, तभी तो जो है सेल्स में सारे अंग पाए जाते हैं लगभग। भाई वहाँ पर जो है खुद वो क्या कहते हैं उसको, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पावर हाउस ऑफ सेल है, तो वो सब और सारे जो है मतलब गैसेज का सारे उस चीज़ का जो है उसमें सारे जितने भी पदार्थ हैं सब हमारे सेल्स से पहुंचते हैं सारे, तभी तो सेल्स हमारे जीवित रहते हैं। हमारे सेल्स जीवित रहेंगे तो टिश्यूज जीवित रहेंगे, टिश्यूज जीवित रहेंगे तो हमारे सारे ऑर्गन्स जीवित रहेंगे। तो कुछ एक आध दिन हम हफ्ते में जब व्रत रह लेते हैं तो हमारे शरीर के सिस्टम को रेस्ट करने को मिल जाता है, तभी लाइफ थोड़ा बड़ी हो जाती है। गांधी जी देखो 40-40, 42-42 दिन उपवास रखते थे और मरते नहीं थे। तो उन्होंने पूरा शरीर, अपने शरीर के जो आंतरिक अंग है, जो बायोलॉजिकल घड़ी है, उसको प्रशिक्षित कर दिया था। बायोलॉजिकल घड़ी को प्रशिक्षित कर दिया था कि जो है हम खाना इतने दिन नहीं खाएंगे। और वो एक दिन ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण लिया था, मतलब खुद ऐसा कर करके, बचपन से ऐसा कर करके अपने शरीर को प्रशिक्षित कर लिया था कि अगर इतने दिन हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में जो है जो कार्बोहाइड्रेट है, जो एनर्जी है, वो जो पहले से एब्जॉर्ब है उसी से बनेगी, जनरेट होगी। तो हमारा शरीर उसी तरीके से जो है, अगर गोली नहीं मारता नाथुराम गोडसे तो गांधी जी इतनी जल्दी मरने वाले थोड़े नहीं थे और जिंदा रहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से छोटी आंत, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, छोटी आंत बड़ी आंत, खैर ज़्यादा नहीं, इसमें हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके नीचे का। तो यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ पर भोजन बोलस कहलाता है और यहाँ पर जो पचा है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, जो कि अर्धद्रवित है। कैसा है, सेमी लिक्विड है, सेमी लिक्विड फॉर्म में भोजन पहुँच गया। यहाँ पर जो है HCl का श्रवण होता है और हमने देखा रेनिन और पेप्सिन नामक दो प्रमुख एंजाइम निकलते हैं जो किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का। तो प्रोटीन मुख्य रूप से कहाँ पचता है, जो है आमाशय में। लेकिन तीनों चीज़ों का पाचन करेगा हमारा छोटी आंत, तीनों चीज़ों का पाचन होगा, यानी वसा का भी पाचन होगा, प्रोटीन का भी होगा और कार्बोहाइड्रेट का ही। तो पूर्ण पाचन, पूरा पाचन हमारा कहाँ हो जाता है, छोटी आंत। अब कल हम लोग जो है यहाँ पर जो आपका ये पैनक्रियाज है, इसका भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। पैनक्रियाज और ये सब लीवर वगैरह का अलग से अध्ययन किया जाएगा, लेकिन पैनक्रियाज जो एंजाइम छोड़ता है उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद छोटी आंत में कौन कौन से जो है एंजाइम्स निकलते हैं उसका अध्ययन करेंगे। फिर जो भोजन पचने के बाद में जो गंदा चीज़ बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है, जिसको मल कहते हैं, वो रेक्टम में आकर जमा हो जाता है। फिर सवेरे सवेरे हम लोग पोट्टी जाते हैं, ठीक, तो वो गंदा चीज़ निकलता है। हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से बक्कल कैविटी से, यानी मुख गुहा से पाचन शुरू होता है। हम लोगों ने देखा था, एक व्यक्ति का मैंने बनाया था, यहाँ पर चित्र बनाया था, ठीक, किसका बनाया था, कोमल का ही जो है, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक, यहाँ तक का पाचन हमने अध्ययन कर लिया था। कहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक। इसमें हमने बक्कल कैविटी का अध्ययन कर लिया था, मुख गुहा का, जिसमें 3 जो है ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, 3। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार, हाँ, पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि है, जो कान के नीचे पाई जाती है, 2, ठीक। और इसके अलावा हम लोगों ने जो है इस एसोफेगस का अध्ययन कर लिया था, एसोफेगस का अध्ययन कर लिया था, ठीक। इसमें पाचन नहीं होता है, एसोफेगस में पाचन नहीं होता है, ठीक। और इसके बाद में हम लोग आमाशय के बारे में पढ़ लिए थे। किसके बारे में पढ़ लिए थे, आमाशय के बारे में, ठीक। तुम लोग जो है इसका वीडियो है उसमें देख लेना, ठीक है। हमने पहले कल जो है पढ़ा दिया था, जिसमें आधा हमने अध्ययन करा दिया था पाचन का, मुख में और आमाशय में पाचन यहाँ अध्ययन करा दिया था। अब आज फिर से पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, फिर पता चलेगा आधे रह जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे छोटी आंत से पाचन। कहाँ से, छोटी आंत। भाई देखो ये सीक्वेंस जान लो, पाचन का सीक्वेंस जान लो। पहले कहाँ शुरू होता है, मुख गुहा से, और मुख गुहा से ही पाचन शुरू होता है। और मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। और इसके बाद में जो है ग्रास नली, क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, तो याद रखना ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखा था आमाशय में पाचन। कहाँ पर, आमाशय में। आमाशय में पाचन, इसका अध्ययन पूरा कर लिया था हम लोगों ने, कि ठीक है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जठर ग्रंथि। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में 2 चीज़ बनती हैं, एक तो आपका
हाँ नहीं, एंजाइम, दो एंजाइम बनते हैं और एक क्या बनता है, HCl बनता है। क्या बनता है, HCl। यहीं पर लगभग 4 करोड़ जठर ग्रंथियां हैं आमाशय के जो दीवालों पर, आमाशय के दीवाल पे 4 करोड़ के आसपास क्या हैं, जठर ग्रंथियां हैं, जिनसे क्या निकलता है, HCl निकलता है और साथ में एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम, जिसमें रेनिन और पेप्सिन। रेनिन किसका पाचन करता है, दूध का, दूध का पाचन करता है। ठीक है, दूध के केसिन को जो है चेंज करता है, पाचन करता है। दूध में क्या पाया जाता है, केसिन। और पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है, पेप्टोन या पेप्टाइड में बदलता है। तो प्रोटीन का पाचन हमने कहाँ देखा, आमाशय में। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। और इसके अलावा वसा का इमल्सीकरण होता है। वसा का क्या होता है, इमल्सीकरण, यानी पानी में घुलनशील वसा को बनाता है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब आमाशय के बाद में आएंगे हम लोग छोटी आंत पे। किस पे आएंगे, छोटी आंत। आंत 2 प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, छोटी आंत, सबसे महत्वपूर्ण छोटी आंत है। और बाकी जो है बड़ी आंत जो है वहाँ पर पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में क्या पाचन नहीं होता, यहाँ पर कुछ खनिज लवण और जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। जल का और खनिज लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है। बाकी सारा पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत। तो कंप्लीट पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। आज उसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो इसको एक इस तरीके से चित्र बनाते हैं, पूरा चित्र नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं। तो आंत की बात करें, आंत को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन। ठीक, आंत जो है इंसान के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। छोटी आंत, नाम छोटी आंत है लेकिन ये सबसे बड़ी आंत है। ये क्या है, बड़ी लंबाई में बड़ी है। और बड़ी आंत जो है ये मोटाई में बड़ी है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत वास्तव में क्या है, बड़ी है। ये लगभग 7 से 8 मीटर लंबी है। कितनी मीटर है, 7 से 8 मीटर लंबी है। सबसे ज़्यादा अगर लंबाई है किसी जो आहार नाल में किसी चीज़ की, तो किसकी है, छोटी आंत की है। छोटी आंत जो है 7, मतलब वो साइज़ के ऊपर है। कोई ज़्यादा बड़ा होगा तो 7 मीटर तक लंबी हो जाएगी, नहीं तो 6, औसत जो है 6 मीटर के आसपास होती है। ठीक, तो छोटी आंत में पाचन जो है कहाँ कहाँ होता है, हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो, यहाँ से तो था आमाशय, ये तो था आपका आमाशय। आमाशय में ही इस तरीके से एक संरचना थी। थोड़ा सा और बड़ा बनाए जिससे दिखे। ये आई है आपकी ग्रास नली, और ये क्या है आपका आमाशय। आमाशय में जो पूंछनुमा एक हिस्सा है, यहीं से शुरू हो जाता है छोटी आंत। यहीं से क्या शुरू हो जाता है, छोटी आंत। और ये छोटी आंत इस तरीके से ऐसे ऐसे, इसी को पचौनी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पचौनी कहते हैं। देहात में पचौनी कहते हैं इसी को। और यहीं से आपका बड़ी आंत शुरू हो जाता है। ये क्या है, बड़ी आंत, इसी से जुड़ा हुआ है। बड़ी आंत जो है इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये बड़ी आंत है। और बड़ी आंत में यहाँ पर है एनस और यहाँ पर है अपेंडिक्स। ये है आपकी संरचना। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने पाचन देख लिया था, यहाँ तक पाचन देख लिया था आमाशय तक। आज शुरू करेंगे हम लोग छोटी आंत। छोटी आंत में 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है एक संरचना है। एक तो लीवर है जो छोटी आंत से ही आकर के मिलती है। कौन सी, लीवर। ये लीवर है इस तरीके से। ठीक, और लीवर में ही जो है एक पित्त की थैली है। क्या है, पित्त की थैली। और ये पित्त की थैली की जो सिरा है किससे जुड़ा हुआ है, छोटी आंत के, छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। यहाँ लीवर क्या काम करता है, पित्त को बनाता है। लीवर क्या काम करता है, पित्त रस को बनाता है। कौन से रस को बनाता है, पित्त। ये वैसे कलर में अगर बात करें तो पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। कलर में ये पीला होता है। तो पित्त रस पित्ताशय की थैली में इकट्ठा होता है। और ये जो है भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, क्षारीय। क्योंकि आमाशय में भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय। आमाशय में भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो आमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है तो उसको क्या करता है, ये क्षारीय करता है। कौन, पित्तरस। कौन सा रस, पित्तरस, बाइल जूस बोलते हैं। और यहाँ पर पत्ती के आकार का एक संरचना है, पत्ती के आकार की संरचना है। जिस तरीके से पत्ती ऐसे होती है ना, इस तरीके से इस आकार की जो है संरचना है, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से 3 महत्वपूर्ण जो है एंजाइम के सराउंड होते हैं। पैनक्रियाज जो है एक ऐसी ग्रंथि है
ये भी ग्रंथि है, लीवर भी क्या है, ग्रंथि है, लीवर भी ग्रंथि है और पैनक्रियाज भी ग्रंथि है। ठीक है, तो पैनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जहाँ से हार्मोन्स का भी श्रवण होता है और किसका होता है, एंजाइम का। और एंजाइम भोजन को पचाता है, एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाता है। और हार्मोन हम लोग अलग से जब अध्ययन करेंगे पैनक्रियाज का तब अध्ययन करेंगे। यहाँ से पैनक्रियाज से 3 जो है एंजाइम निकलते हैं और तीनों एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाते हैं। तो प्रश्न आता है कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो ऐसी जो तीनों रस छोड़ती है, जो तीनों प्रकार के तत्वों का पाचन हो जाता है, तीनों प्रकार के तत्वों का, भोजन के तीनों प्रकार के तत्वों का पाचन करने वाला, रस छोड़ने वाला कौन है, पैनक्रियाज। कौन है, पैनक्रियाज या अग्नाशय, इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है तीनों प्रकार के रस को छोड़ता है। एक तो आपका जो है पेप्सिन छोड़ता है, जो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ये जो है जो पेप्टॉन जो पेप्टी होता है, उस पेप्टान को जो है मल्टीपेप्टॉन में तोड़ता है, छोटे छोटे कई पेप्टान में बदल देता है, जिसको मल्टीपेप्टॉन या मल्टीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपेप्टाइड बोलते हैं। और इसके अलावा एमाइलेज, एमाइलेज जो है यहाँ पर एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को जो है वो करता है, चेंज करता है। स्टार्च यानी कि जो मंड है, शर्करा है, ठीक, उसको शर्करा में बदलता है। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, कौन, एमाइलेज। तो प्रश्न आएगा कि जो है पेप्सिन का पाचन, वो पेप्सिन रस कौन निकालता है, पैनक्रियाज। और एमाइलेज कौन निकालता है, पैनक्रियाज। और एक लाइपेज भी निकालता है, क्या निकालता है, लाइपेज। तो 3 महत्वपूर्ण रस हैं जो कहाँ से निकलती हैं, पैनक्रियाज से निकलती हैं। पेप्सिन पाचन करती है प्रोटीन की, किसकी पाचन करती है, प्रोटीन की। एमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी किसका, स्टार्च का, मंड का, शर्करा में बदलता है, किसमें, शर्करा में। और लाइपेज इमल्सीकृत वसा को फैटी एसिड में बदलती है, किसमें, फैटी एसिड में। अम्लीय जो है अम्लीय वसा में बदलती है लाइपेज। तो ये तीनों रस निकलती हैं किससे, पैनक्रियाज से। और ये कहाँ से जुड़ी होती हैं, छोटी आंत से। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। IAS में एक बार प्रश्न आया था, तीनों आंतों की जो है वो दे दिया था कि कौन सी छोटी आंत की बड़ी संरचना है, यानी सीक्वेंस में लगाना है, बड़ी से छोटी की तरफ। तो तीनों के आपको नाम याद होने चाहिए और तीनों की साइज पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ऊपर जो होती है इसको बोलते हैं डिओडोनम। क्या बोलते हैं, डिओडोनम। अभी लिख देता हूँ इधर। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। छोटी आंत जो है कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में। एक होता है डिओडोनम, डिओडेनम, डोनम नहीं, डिओडेनम। और एक होता है जेजुनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है आपका इलियम। एक क्या होता है, इलियम। अंग्रेजी में भैया नाम याद रखना, हिंदी में पता नहीं क्या क्या है। डिओडोनम को ग्रहणी बोलते हैं, डिओडोनम को हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। जेजुनम को जो है शेषांत्र बोलते हैं, यानी मध्यांत्र बोलते हैं, और इसको शेषांत्र बोलते हैं। अजीब अजीब नाम है, लेकिन अंग्रेजी में कोई भी पेपर होगा तो अंग्रेजी में ज़रूर नाम आएगा, ठीक है। इसलिए अंग्रेजी का नाम आप याद रखना, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा जो आखिरी वाला है कौन सा है, इलियम है। इलियम में ही सारा पाचन हो जाता है। कहाँ पर पाचन होता है, छोटी आंत के इलियम में। तो इलियम जो है लगभग 3.5 मीटर लंबी संरचना है, 3.5 मीटर की लंबी होती है, और ये 2.5 मीटर के आसपास होती है। ये क्या है, 2.5 मीटर, और ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। डिओडेनम 20 से 25। तो अब सीरियल लगाने के लिए आएगा तो नीचे से उठा लेना। अगर आरोही क्रम कहता है तो ऊपर से, अवरोही है तो नीचे से। तो इलियम सबसे बड़ी है, जेजुनम उससे छोटी है, और डिओडेनम उससे छोटा है। अब इनके पाचन देखते हैं। डिओडेनम में लीवर अपना बाइल छोड़ता है, पित्त रस छोड़ता है, और पैनक्रियाज भी अपना 3 रस छोड़ता है, पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज ये इसको बोलते हैं पैनक्रियाजिक लाइपेज, अग्नाशयी लाइपेज, ठीक है। एक लाइपेज आपका जो है छोटी आंत में भी बनता है। छोटी आंत में जो आंत्र ग्रंथियां हैं वहाँ भी जो है लाइपेज निकलता है। तो ये जो है आपको यहाँ से पाचन होता है। इनमें जो है डिओडेनम में ये दोनों आकर के अपनी जो है रस छोड़ते हैं। कौन कौन से, पैनक्रियाज भी छोड़ता है और लीवर भी छोड़ता है।
ठीक। और इसके बाद में ड्यूडेनम के बाद में यहाँ पर जो है बीच में ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है? जेजुनम। क्या कहलाता है? जेजुनम। जेजुनम में ज़्यादा कुछ पाचन वाचन नहीं होता है, लेकिन इसकी जो है दीवारों पर, इसकी दीवारों पर जो है आंत्र रस निकलता है। क्या निकलता है? आंत्र रस। आंत्र रस का मतलब होता है वही एंजाइम्स निकलते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से। याद रखना, बड़ी आंत किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकालता है। प्रश्न आएगा कि बड़ी आंत कोई एंजाइम निकालता है क्या? नहीं निकालता, क्योंकि पाचन करता ही नहीं। तो छोटी आंत से इंटेस्टाइनल एंजाइम निकलते हैं और 5 महत्वपूर्ण एंजाइम निकलते हैं जो तीनों चीज़ों का पाचन करते हैं। तीनों चीज़ों का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो ये भी, इसमें भी सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? इलियम में होता है। सबसे अधिक छोटी आंत में कहाँ पाचन होता है? इलियम में होता है। ये याद रखना, छोटी आंत का जो निचला हिस्सा है ये क्या कहलाता है? इलियम। ये वाला तो हो गया, बीच वाला हिस्सा हो गया क्या? जेजुनम। और नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? इलियम। तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया ड्यूडेनम, बीच वाला हिस्सा हो गया जेजुनम, नीचे वाला हिस्सा हो गया इलियम। और इलियम में ही पूरा पाचन हो जाता है। अब पाचन कैसे होता है? आंत्र रस से। कैसे होता है? आंत्र रस से। आंत्र रस में यहाँ पर निकलता है, एक तो निकलता है इरेप्सिन, एक निकलता है इरेप्सिन, ठीक है, और एक निकलता है आपका लाइपेज। एक क्या निकलता है? लाइपेज, ठीक है। और माल्टेज निकलता है, माल्टेज, सुक्रोज, सुक्रेज नहीं, सुक्रेज, और एक निकलता है आपका, एक निकलता है लैक्टेज। इसको फिर से समझें। पहला निकलता है इरेप्सिन, ठीक है। इरेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। जो प्रोटीन जो अभी तक जो है पेप्टोन में बदल गया था। किस में बदल गया था? पेप्टोन में। अब प्रोटीन को किस में बदलता है? एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड लास्ट स्टेज है पचने की। भाई कई एमिनो एसिड मिलकर के क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। कई एमिनो एसिड मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। और इरेप्सिन क्या करता है? जो पेप्टाइड्स हैं, कई पेप्टाइड्स हैं, उनको तोड़ तोड़ कर किस में बदल देता है? एमिनो एसिड्स में। तो यहाँ पर पूरा पाचन कौन कर देता है? इरेप्सिन। पूरा पाचन, प्रोटीन का पूरा पाचन कौन कर देता है? इरेप्सिन। तो प्रोटीन में यहाँ पर जो पेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड, क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे जो पेप्टाइड्स होते हैं उनको छोटे छोटे किस में बदल देता है? एमिनो एसिड्स में। तो एमिनो एसिड, और यही हमको चाहिए, शरीर को क्या चाहिए? एमिनो एसिड। शरीर में डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट प्रोटीन थोड़ी नहीं चाहिए, प्रोटीन का पाचन होता है। भाई भोजन पहले पचा करके प्रोटीन में उसको चेंज करता है, और प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके किस में बनाया जाता है? एमिनो एसिड में। तो पूरी तरीके से एमिनो एसिड में कौन बदल देता है? इरेप्सिन। पॉलीपेप्टाइड को बदल करके एमिनो एसिड में इरेप्सिन बदलता है। और लाइपेज जो है ये क्या करता है? इमल्सीकृत जो वसा है, कौन सी वसा है? इमल्सीकृत वसा है, उसको फैटी एसिड में बदलता है, लिपिड में बदलता है। किस में बदलता है? लिपिड में और फैटी एसिड में। तो लिपिड भी वसा का ही भाग है। किसका भाग है? वसा का ही भाग है। हमने पढ़ा था, लिपिड बताया था, शायद शुरुआत में बताया था लिपिड के बारे में। तो लाइपेज किसको जो है? इमल्सीकृत वसा को फैटी एसिड में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? फैटी एसिड में। और माल्टेज, देखो जिसमें जिसे टेज लगा होगा, ये क्या है? रस है। टेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ये तीनों किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। ये तीनों किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? माल्टोज का। अब टोज लगा दोगे किस, तो माल्टेज, टेज लगाओगे तो क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा। टेज लगाओगे तो क्या होगा? एंजाइम होगा। अगर किसी शब्द के पीछे टेज लगा है तो वो एंजाइम होगा, ठीक है। और टोज लगा है तो वो फिर एक तत्व होगा, पदार्थ होगा। तो माल्टेज किसका पाचन करता है? माल्टोज का। माल्टेज किसका पाचन करता है? माल्टोज का। और माल्टोज को किस में बदल देता है? शर्करा में। किस में बदल देता है? शर्करा में, जो वही ऊर्जा जिससे हमको मिलती है, ठीक। और सुक्रेज, सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रेज किसका पाचन करता है? सुक्रोज। जो हम फल वगैरह खाते हैं उसमें क्या होता है? सुक्रोज होता है। उसमें क्या होता है? सुक्रोज। तो उसका पाचन कौन करता है? सुक्रेज करता है। तो सुक्रोज का पाचन करके किस में बदल देता है? शर्करा में। किस में बदल देता है? शर्करा में, ठीक। तो सुक्रोज को सुक्रेज शर्करा में बदलता है। और लैक्टेज, जो लैक्टोज होता है, जो दूध वाला लैक्टोज होता है, वो कौन पचाता है? लैक्टेज। तो लैक्टेज जो है लैक्टोज का पाचन करके किस में बदल देता है? शर्करा में। तो इस तरीके से ये तीन क्या हो गए?
जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन हुए, तीनों क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अब समझ गए ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है हमको, क्या मिलती है? उसी से शर्करा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में हो जाता है? शर्करा में हो जाता है, और शर्करा ही हमको क्या उससे मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये 5 जो है रस जो है कहाँ से निकलते हैं? आंत्र रस से निकलते हैं। कहाँ से? इंटेस्टाइन जूस से निकलते हैं। इंटेस्टाइन की दीवारों पर जो है ये रस का श्रावण होता है। जूस का क्या होता है? श्रावण होता है, जिसमें इरसिन निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज निकलता है जो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, माल्टेज किसका पाचन करता है? माल्टोज का, और सुक्रेज किसका पाचन करता है? सुक्रोज का, और लैक्टेज किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। तो ये तीनों क्या चीज़ हो गए? कार्बोहाइड्रेट। तीनों किसका पाचन कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का। तो पूरा पाचन हो गया कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है जो छोटी आंत है वो अपने खाद्य पदार्थ का पूरा पाचन कर देती है, पूरा पाचन फिनिश हो जाता है, और सारा पाचन लास्टली कहाँ होता है? इलियम में। इलियम में फाइनली पाचन हो जाता है। इलियम में क्या हो जाता है? फाइनली पाचन हो जाता है। अब इलियम की ही इसी दीवारों पर ही जो है, यहाँ पर छोटी आंत की दीवारों पर ही छोटी छोटी जो है ऐसे उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। इस तरीके से उंगली नुमा संरचना, अगर इलियम ये क्या नाम है, आप छोटी आंत को फाड़ोगे अंदर से और उस उससे सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे अंगुली नुमा संरचना दिखाई देंगे। वो क्या करते हैं? जो पाचन हो गया, इस पाचन को क्या करते हैं? सोखते हैं, अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करके कहाँ पहुँचाते हैं? शरीर के सेल्स में। कहाँ पहुँचाते हैं? शरीर के सेल्स में। भाई पहुँचाना भी तो है, जो पाचन क्यों किया गया? शरीर को देना है सारा चीज़ पचा करके। तो प्रोटीन जिसको ज़रूरत है उसको कहा भैया ले तू फाइट ले जा, अपना एमिनो एसिड ले जा, मरम्मत कर। प्रोटीन का काम क्या होता है? शरीर में मरम्मत करना, तोड़ फोड़ हो गई उसको बनाना। भाई हम लोग फालतू डॉक्टर के यहाँ जाते हैं इलाज करवाने, डॉक्टर कुछ नहीं देता है। डॉक्टर तो मारने का जहर देता है, इंजेक्शन घुसेड़ेगा, कहेगा मरो। हमारा जो है शरीर स्वयं शुद्ध होता है, सही होता है। तो प्रोटीन अच्छी भारी मात्रा में सही से लो, प्रोटीन ही क्या करेगा? मरम्मत करेगा शरीर को जो है, और कार्बोहाइड्रेट को कहाँ भेज देगा? एनर्जी के लिए। आज हम जो खड़े होकर बोल रहे हैं वो इसी की वजह से तो है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करके भेज देता है कि चलो सबको ऊर्जा दो, शरीर को क्या दो? ऊर्जा दो, सभी सेल्स को। और फैटी एसिड, जो फैटी एसिड्स हैं हमारे शरीर में, जो चिकनाहट है, चमक है, ये सब फैटी एसिड्स के कारण ही तो है। तो शरीर में पूरे त्वचा के नीचे जो है फैटी एसिड्स की क्या लगी हुई हैं? वसा की जो है पूरी परत बिछी हुई है। तो फैटी एसिड का अवशोषण करके वहाँ भेज देता है। तो इसको बोलते हैं, जो छोटी छोटी अंगुली नीमा संरचना है, इसको विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई, विली या विलाई बोलते हैं, VILLI, विलाई। तो ये विलाई कहाँ पाई जाती है? विलाई छोटी अंगुली नुमा संरचना है जो कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत पर। और ये विलाई क्या करती हैं? ये अवशोषण का काम करती हैं। ये किसका काम करती हैं? अवशोषण का। जो पाचन किए हुए पदार्थ हैं, उन पाचन किए हुए पदार्थों को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक, अब ये अवशोषण करते हैं। इसके बाद में जो इलियम है, इलियम आ करके जुड़ जाती है बड़ी आंत से। कहाँ से जुड़ जाती है? बड़ी आंत से। ठीक है, ये बड़ी आंत है। ये छोटी आंत आ करके इस तरीके से सीकम से मिल गई। कहाँ से मिल गई? सीकम से। तो बड़ी आंत का पहला भाग जो है क्या है? सीकम है। सीकम से ही क्या मिली है? छोटी आंत। सीकम से ही क्या जुड़ा हुआ है? छोटी आंत। और ये वाली संरचना जो दिख रही है ऊपर चढ़ते हुए लंबवत और नीचे गिरते हुए, इसको क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोलोन। अब ये ऊपर चढ़ती हुई कोलोन है तो इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन। इस तरीके से चार्ट बना लो। बड़ी आंत में बड़ी आंत, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन। पहला हो गया आपका सीकम। क्या हो गया? सीकम। दूसरा हो गया कोलोन। दूसरा क्या हो गया? कोलोन। और तीसरा हो गया आपका रेक्टम। क्या हो गया? रेक्टम। इसको मलाशय बोलते हैं। पाचन के बाद जो बचता है वेस्ट मटेरियल, उसको रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। ठीक, सीकम से कौन जुड़ती है? छोटी आंत। सीकम से क्या जुड़ती है? छोटी आंत। छोटी आंत का कौन सा हिस्सा जुड़ता है? इलियम। कौन सा हिस्सा जुड़ता है? इलियम। ठीक, इलियम जुड़ता है, तो याद रखना। और कोलोन जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ऊपर चढ़ता है, इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग, ऊपर चढ़ता हुआ कोलोन। ठीक है, और एक ये है लंबवत है, जिसको ट्रांसवर्ज कोलोन बोलते हैं। लंबवत को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्ज। क्षैतिज कोलोन। कौन सा कोलोन? क्षैतिज कोलोन, ट्रांसवर्ज।
और ये नीचे गिर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। नीचे गिरते हुए क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग, ठीक, डिसेंडिंग कॉलोन। और यहाँ पर जो है एक कॉलोन है जिसको सिग्मॉइड कॉलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड, सिग्मॉइड कॉलोन। तो कॉलोन के 4 भाग हो गए, याद रखना। कॉलोन को कितने भाग हो गए, 4 भाग। एक ऊपर चढ़ता हुआ असेंडिंग कॉलोन, क्षैतिज वाले को ट्रांसवर्स कॉलोन, नीचे गिरते हुए को डिसेंडिंग कॉलोन, और यहाँ पर जो है इस तरीके से आकर के मुड़ गया है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कॉलोन। और यहीं पर क्या है, यहीं पर है रेक्टम। यहीं पर क्या है, रेक्टम। ये क्या है, रेक्टम, ठीक। रेक्टम को मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाशय। अब जो कुछ भी पाचन हुआ था, जो कुछ भी पचा था, पचने के बाद में क्या बचेगा, वेस्ट मटेरियल बचेगा। क्या बचेगा, वेस्ट मटेरियल। अब ये छोटी आंत इलियम से होकर के वेस्ट मटेरियल कहाँ घुसेगा, सीकम में। कहाँ जाएगा, सीकम में। अब सीकम में अब कुछ पानी वानी बचा होगा, क्या होगा उसमें, पानी वगैरह कुछ खनिज लवण बचे होंगे, इनका सबका क्या करेगा, ये अवशोषण करेगा, पाचन नहीं करेगा, उनको सोखता है, पानी वगैरह को क्या करता है, उसमें से सोख लेता है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो है मल पतला होता है, किसी लोगों को बहुत टाइट होता है। बहुत टाइट जिसका होता है उसको, उसके पानी को ज़्यादा शोषण कौन कर लेता है, बड़ी आंत। और जिसका पतला होता है उसमें पानी रह जाता है, उसका शोषण नहीं हो पाता है। तो ये कहाँ आकर के इस तरीके से जो है मल यहाँ से चलता है, मतलब गंदगी जो चलती है, वेस्ट मटेरियल जो चलता है सीकम से, फिर कोलोन में। कोलोन में कहाँ, असेंडिंग कोलोन में चढ़ेगा, फिर ट्रांसवर्स कोलोन में, फिर डिसेंडिंग कोलोन में, फिर आकर के इकट्ठा हो जाएगा कहाँ पर, रेक्टम में। जो हमने दिन भर खाया वो सब रात भर कहाँ इकट्ठा होगा, रेक्टम में। फिर सवेरे जो है लोटा लेके चल देंगे और जाएंगे फिर एनस के रास्ते बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे निचला भाग क्या कहलाता है, एनस कहलाता है। क्या कहलाता है, एनस। तो गुदा के रास्ते जो रात भर मलाशय में मल भरा रहा वो कहाँ से निकल जाएगा, एनस के रास्ते निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा पाचन हो गया। और पाचन 5 जो है विभिन्न चरणों में हुआ था वो पूरा कंप्लीट हो गया। ये बाहर निकल गया तो इसको डिफेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिफेक्शन। हमने शुरू किया कहाँ से किया था, अंतर्ग्रहण से। कहाँ से, अंतर्ग्रहण से। मुख से क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। कोई भी पदार्थ हम भोजन मुख से ग्रहण करते हैं, इंजेशन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, इंजेशन। इंजेक्शन नहीं, क्या बोलते हैं, इंजेशन, ठीक है, अंतर्ग्रहण। फिर इसके बाद में दूसरा क्या, दूसरी कौन सी प्रक्रिया हुई, डाइजेशन। दूसरी कौन सी प्रक्रिया हुई, डाइजेशन। पूरा डाइजेशन ही तो पढ़ रहे थे, जो मुख से लेकर के और कहाँ तक, छोटी आंत तक हुआ पूरा पाचन, ठीक। और डाइजेशन के बाद में जो है, हाँ, एसिमिलेशन से पहले होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक, अवशोषण होता है। वही अवशोषण जो हो रहा था छोटी आंत में हो रहा था, बड़ी आंत में हो रहा है, पानी वगैरह का अवशोषण हो रहा है ना। और अब अवशोषण हो करके ऐसा तो है नहीं कि अवशोषण हो गया बस हो गया। अवशोषण होने के बाद में होता है एसिमिलेशन। जो सारे तत्व हैं उनका क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब हो गया स्वांगीकरण। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण होता है। क्या होता है, स्वांगीकरण। यानी अब यही प्रक्रिया, अवशोषण हो गया, मान लो नसों में जो है, वहाँ पर छोटी आंत में जो है पहुँच गया नसों में, मतलब उसके विलेय में चला गया। अब विलेय क्या करेगा, उसको सबके पास भेज देगा कि इसका स्वांगीकृत कर लो, भाई अपना लो इसको। क्या कर लो, अपना लो। सब लोग अपने अपने जो है काम में ले लो इसको, सब लोग अपने अपने यूज में ले लो। तो इसी को कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक। हाँ, और 5वां हमने क्या पढ़ा, डिफेक्शन। क्या पढ़ा, डिफेक्शन। डिफेक्शन किसके माध्यम से होता है, एनस के माध्यम से। तो इस तरीके से 5 चरणों में हमारा पाचन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। 5 चरणों में पाचन हमारा पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे पूर्ण पाचक रस कौन छोड़ता है, पैनक्रियाज। मैंने बताया था ना, पैनक्रियाज पूर्ण पाचक रस छोड़ता है। तीनों चीज़ों का पाचन रस कौन छोड़ता है, पैनक्रियाज। लेकिन पैनक्रियाज में पाचन नहीं होता है। पैनक्रियाज में भोजन जाता है क्या, नहीं जाता। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज क्या है, एक ग्रंथि है। तो उस ग्रंथि में पाचन नहीं होता है, लेकिन वो पाचक रस छोड़ता है, जो कहाँ आता है, ड्यूडेनम में। कहाँ आता है, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम किसका भाग है, छोटी आंत का। किसका भाग है, छोटी आंत का। तो ड्यूडेनम में बाइल डक्ट भी आता है, यानी पित्तरस भी आता है। और क्या आता है, जो तीनों प्रकार के रस आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, जो अग्नाशय छोड़ता है। कौन कौन से, एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज। और तीनों चीज़ों का पाचन करता है। वसा का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा और कार्बोहाइड्रेट का। तो इसीलिए पैनक्रियाज को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस छोड़ने वाला ग्लैंड।
पूर्ण पाचक रस छोड़ने वाला ग्लैंड। और पेनक्रियाज को मिश्रित ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन को भी छोड़ता है। ये किसको छोड़ता है? हार्मोन को। ये सब हम लोग जब ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे जो है तब वहाँ पर इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। ग्लैंड का हम लोग अलग से पढ़ेंगे, सारे शरीर के सारे ग्लैंड्स का। और इसके अलावा पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अगर उसमें दे दिए जो है छोटी आंत, इलियम भी दे दे तो पूर्ण पाचक कहाँ होता है? इलियम में होता है। भरमाने के लिए दे सकता है। अब इलियम छोटी आंत का ही भाग है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूर्ण पाचन मतलब पूरी तरीके से पाचन कहाँ हो जाता है? इलियम में हो जाता है। तो इलियम पे आपको टिक लगाना है। प्रश्न ऐसे आते हैं ना, पढ़े तो रहोगे, सब कुछ नॉलेज रहेगा, लेकिन प्रश्न बनाने वाले दिमाग बहुत लगाते हैं, ठीक है। ऐसे दिमाग लगा देंगे, क्योंकि प्रश्न अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, पढ़ाते समय ही अभी इस टाइप का प्रश्न बना लूँ, बाद में तो ध्यान नहीं आएगा, तो अभी बना लूँ। ऐसे ही बना लेते हैं जो प्रोफेसर्स वगैरह जो पेपर सेट करते हैं, बनाते हैं, उसी तरीके से प्रश्न बना लेते हैं कि आप जब परीक्षा हॉल में जाओगे कहोगे इतनी गहराई से तो मैंने पढ़ा नहीं था, और पढ़े सब कुछ हो, बस खाली उसको एनालिसिस मतलब उसको विश्लेषण नहीं किए हो। तो पढ़ाई के साथ साथ में विश्लेषण करना भी जरूरी रहता है। ज्ञान जो मिल जाए उस ज्ञान का हमें विश्लेषण करना भी जरूरी रहता है। हर कॉर्नर से सोचना जरूरी रहता है कि किस दायरे से, किस जो है कॉर्नर से प्रश्न उछाले जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। और मुख से किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मेनली कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन मुख में नहीं होता है। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। कहाँ होता है? आमाशय में। और जो छोटी आंत में तीनों चीज़ों का पाचन होता है, लेकिन मुख में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। और मैंने जो है उसमें बताया था एक रस निकलता है जिसके कारण जो है चिपचिपा लुगदी बन जाता है मुख से। क्या निकलता है? म्यूलिन निकलता है। म्यूलिन लसदार बना देता है, ठीक है। भोजन को मुख में क्या बोलते हैं? बोलस। और आमाशय में क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो है पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया। हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ लिया था। अब डाइजेशन सिस्टम से संबंधित कुछ बीमारियां हैं शरीर में होती हैं। ज़्यादातर बीमारियां आपके डाइजेशन सिस्टम से ही होती है। शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं सब मोस्टली जो है हमारे डाइजेशन सही नहीं होने के कारण ही होता है। बहुत सारी बीमारियां शरीर की उसी से होती हैं। तो यहाँ पर जो मोटा मोटी कुछ डाइजेशन से बीमारियां हैं उन लोगों को हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो, हमने जो है पाचन तंत्र में पढ़ा था कि पाचन तंत्र जो है आहार नाल के माध्यम से होता है। कहाँ से होता है? आहार नाल के माध्यम से होता है, जिसमें आपका आहार नली मुख है, आहार नली है, और जो है आमाशय है, ठीक है। और आमाशय के नीचे जो है क्या है? आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, दो आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक। तो इन्हीं में बीमारियां होती हैं कुछ जो है, उस बीमारियों का ही आज अध्ययन करने वाले हैं हम लोग, ठीक। ये हो गया, ठीक। तो सबसे पहले ऊपर से ही चलते हैं बीमारियों का। पाचन से संबंधित एक पहली बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोओसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है। अजीब नाम है लेकिन इस नाम को याद करा दूंगा मैं, बहुत सरल है याद करना, कोई कठिन नहीं। देखो, सुन लो, समझ लो, बात हो गया हो तो। आमाशय में जो है एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। और इस वाली नली को जो ग्रास नली है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। ओसोफेगस मैंने लिखा भी था इस तरीके से, ओसोफेगस, अंग्रेजी में ओसोफेगस को कहते हैं, ठीक। तो इन दोनों से संबंधित बीमारी है, इसीलिए लिखा है गैस्ट्रो ओसोफेगस। एक शब्द हो गया गैस्ट्रो ओसोफेगस। इन दोनों को मिला करके गैस्ट्रिक का क्या मिला गया? गैस्ट्रो ले लिया, और ओसोफेगस तो ही है, दोनों को मिला करके बना दिया गैस्ट्रो ओसोफेगस। और रिफ्लक्स का मतलब होता है उल्टा मारना। क्या करना? उल्टा। हमारा जो भोजन चला गया है अंदर, अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वापस आने लगती हैं, तो उसको रिफ्लक्स बोलते हैं। और इस रिफ्लक्स से एक डिजीज होता है, उसी डिजीज को कहते हैं गैस्ट्रो ओसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, जिसको जो शॉर्ट भाषा में कहते हैं जर्ड, GERD, जर्ड बोलते हैं, GERD, जर्ड। गैस्ट्रो ओसोफेगस, GE हो गया, R से हो गया रिफ्लक्स, और D से हो गया डिजीज।
और इसी को बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? एसिड रिफ्लक्स। अब ये एसिड रिफ्लक्स होता कैसे है कि जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं, ठीक, और खाने के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी जो है शादी ब्याह में चले गए, हौज के खा गए, खूब दबा करके खा गए, ठीक। अब यहाँ पर जो है एसिड रिलीज हो रहा है ज़्यादा, एसिड रिलीज ज़्यादा, उसको पचाने के लिए बहुत एसिड बनेगा, ठीक है। तो कभी कभी एसिड क्या होता है, वो यहाँ पर एक वाल्व बताया था, कार्डियक वाल्व। यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है? कार्डियक वाल्व, ठीक, कार्डियक वाल्व होता है। तो ये कार्डियक वाल्व हालांकि ऊपर से जो भोजन आता है कर्माकुंचन के माध्यम से, कैसे भोजन आता है? ये पूरे आहार नाल में भोजन कैसे चलता है? कर्माकुंचन के माध्यम से, पेरिस्टालिस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कर्माकुंचन के माध्यम से भोजन चलता है इस पूरे आहार नाल में, ठीक, पूरे, खाली यहाँ नहीं, पूरे आहार नाल में, क्योंकि इंजन तो लगा नहीं, ऐसे ही मतलब उसकी मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फूलती हैं, फिर उसमें भोजन आगे बढ़ता है। तो इस क्रम में यहाँ पर ये वाल्व बंद हो जाता है। जब ऊपर से भोजन आएगा तो खुलेगा ये वाल्व और अंदर घुस जाएगा, उसके बाद में वाल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन नीचे से गैस बन रहा है, इसमें आमाशय में क्या बन रहा है? गैस, HCl जो है एसिड बन रहा है, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हो रहा है। तो अब ये एसिड क्या होता है, कभी कभी रिफ्लक्स मार देता है, ऊपर यहाँ से ऐसे धक्का मारेगा और ये वाल्व क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, वाल्व खुल जाएगा। तो ये एसिड ऊपर चला आता है, ये जो अम्ल है ये कहाँ चला जाता है? ऊपर हमारे इस नली में, और नली में आकर के कहते हैं गले में जलन हो रही है, होती है ना, सुना होगा। तो गले में जलन हो रही है, तो ये कहाँ पहुँच? अब गले में जलन, सीने में जलन होने लगती है, ठीक है, सीने में जलन होने लगती है। और ज़्यादा पुराना हो गया तो ये गैस जो पीठ पीछे पहुँच जाता है, हड्डियों, रीढ़ की हड्डियों में पहुँच जाता है। फिर लोग MRI और फलान ढकान जाने क्या क्या मतलब चेकअप कराते हैं, उसमें मिलता कुछ नहीं, उसमें गैस है, काहे को मिलेगा उसमें? जो वो कराते हैं, क्या नाम है, कौन सा वो बोलते हैं, एक्सरे वगैरह, एक्सरे, और एक कौन सा कराते हैं? अल्ट्रासाउंड। हाँ, अल्ट्रासाउंड में थोड़े नहीं पकड़ में आएगा। तो इस तरीके से जो है ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो अब गैस घूम रहा है उसमें, तो ये जो है एसिड रिफ्लक्स मार देता है, ऊपर चला जाता है। तो इसकी वजह से जो है गले में जलन और इस तरीके से खट्टी डकार, ये सब समस्याएं होती हैं। तो ये इस पूरी बीमारी को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोओसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, जो कि एसिड रिफ्लक्स है, एसिड का रिफ्लक्स है, ठीक। अब इससे प्रभावित कौन से अंग होंगे? तो आमाशय प्रभावित हो रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है आपको? ओसोफेगस में पड़ता है, और जो है आपका गले वगैरह में प्रभाव पड़ता है, जो गले में ही, तो ये फैगस, ओसोफेगस की नली ऐसे गले से आई, ग्रास नली इस तरीके से, तो ये प्रभावित होती है और इसके आसपास का इलाका भी प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक रोग हो गया। इसी में आगे बढ़ेंगे तो एक बनता है पेप्टिक अल्सर। इसी में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो है हम लोग जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसमें उस खाने को पचाने, और खाना भी ज़्यादा खा रहे हैं, जल्दी खा रहे हैं, बिना चबा के खा रहे हैं और घुसेड़ते जा रहे हैं अंदर, तो ऊपर जो है सलाइवा ने पाचन कर नहीं पाए। जब ज़्यादा चबाएंगे खाना को तो सलाइवा खूब बनता है, ठीक है। चबर जब चबाएंगे तो सलाइवा को बनने में टाइम, मतलब उसको समय मिल जाता है, तो सलाइवा ज़्यादा बनता है, तो सलाइवा बोलस को अच्छी तरीके से घुला देता है, ठीक है। तो जब बोलस से अच्छी तरीके से घुल जाएगा तो एसोफेगस से होकर के जो पहुँचेगा वो पचा हुआ माल पहुँचेगा। और हम क्या करते हैं, शादी में पहुँचते हैं, देखते हैं इधर ये स्टॉल लगा है, इधर चाउमीन लगा है, इधर पिज्ज़ा, इधर बर्गर, इधर मिठाई, ये एन तेन गपागप ठूंसते रहते हैं कि जल्दी जल्दी खा लें। तो उस चक्कर में क्या होता है, ऊपर से पाचन सही हो नहीं पाता है और सीधे धड़ाम से गिरता है कहाँ? आमाशय में। और आमाशय अब लोड किस पे बढ़ गया? गैस्ट्रिक जो है ग्लैंड पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे लोड बढ़ गया। भाई उसने तो जिम्मेदारी ले रखी, ठेका ले रखा, भैया तुमने छोड़ दिया तो हम बचाएंगे, आओ। अब ये ज़्यादा रिलीज करेगा ना, लेकिन ज़्यादा रिलीज करने का भी उसकी भी एक लिमिट होगी। तो जब ज़्यादा रिलीज करेगा तो फिर क्या होगा, जो ये यहाँ की दीवारें हैं, वैसे तो दीवारें मैंने बताया ये किसकी बनी है? म्यूकस की बनी है, जो क्षारीय स्वभाव की होती हैं। लेकिन फिर भी एसिड ज़्यादा बन गया तो इन दीवारों को क्या करने लगती हैं? काटने लगती हैं, इन दीवारों को काटने लगती हैं। आमाशय की दीवार, ड्यूडेनम की दीवार, यहाँ तक जो है एसिड का अटैक हो जाता है, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम की दीवारों, यहाँ सब HCl का प्रभाव हो जाता है। तो ये दो अंग प्रभावित करता है, आमाशय को, स्टोमक को और ड्यूडेनम को। तो इनकी दीवारें क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं, घाव हो जाता है, और इसी घाव को कहते हैं पेप्टिक अल्सर। इसी घाव को क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। तो ये पेप्टिक अल्सर आमाशय में होता है और ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम कौन से भाग है? छोटी आंत का ऊपरी भाग, छोटी आंत का ऊपरी भाग को ड्यूडेनम कहते हैं, हमने कल पढ़ाया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जो किसके वजह से होते हैं? यही HCl के कारण ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है HCl, तो हमारे जो है अल्सर हो जाता है, घाव हो जाते हैं। अल्सर मतलब घाव,
और जब ये अल्सर ज़्यादा हो जाते हैं, घाव ज़्यादा, हम मान तो रहे नहीं हैं, अंदर की जो है घाव हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि बाहर हो, तब तो उसका दर्द हमको महसूस होगा। और फिर गए दूसरी बार शादी में, फिर पहुंच गए, फिर खा लिए, ऐसे खाते रहते हैं और अपने खाने पे लगाम देते नहीं, फिर वही अल्सर क्या बन जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है, धीरे धीरे कैंसर, तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है ऐसी बीमारी में। तो ये पेप्टिक अल्सर है जो कि स्टोमक और ड्यूडेनम को प्रभावित करता है, जो आमाशय और ड्यूडेनम को प्रभावित करता है, यहीं से बनती है। ठीक, इसके अलावा कभी कभी उल्टी होती है, खाना जो है अचक करके खा गए, पचा नहीं, जा करके पेट में पचा नहीं। और हमारा जो मेडुला है, हमने मस्तिष्क को पढ़ाया था ना, दिमाग पढ़ाया था, तो दिमाग का जो हिंड ब्रेन है, पीछे वाला ब्रेन है, उसके दो भाग थे, एक कौन था, सेरेबेलम, और एक कौन था, मेडुला। ठीक है, तो मेडुला काम क्या करता है, मेडुला संकेत देता है, कहता है भाई ने खाना ज़्यादा खा लिया है और हमारा जो है गैस्ट्रिक एसिड या जितने भी पाचक रस थे वो पचा नहीं पाए हैं, अब उसको बाहर फेंकना है, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। तो फिर वो आदेश देता है किसको, जो है मेडुला, इनको सबको आदेश देता है कि तुम ऐसी प्रक्रिया शुरू करो। तो जब उल्टी आने होगी उससे पहले बेचैनी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, बेचैनी घबराहट सी होती है, तो बेचैनी घबराहट सी होती है, उसको नौसा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नौसा। ठीक, जब उल्टी आने से पहले जो बेचैनी और घबराहट होती है उसको क्या कहा जाता है, नौसा। तो और ये मतलब इस संकेत कौन देता है कि अब उल्टी करना है, मेडुला। संकेत उल्टी मतलब हमको नहीं आदेश करता है, वो तो सब अंदर सिस्टम चल रहा है, सारा सिस्टम अंदर ही हो रहा है। तो अंदर जो है उसने संकेत दे दिया और कहा अब वाल्व अपना खोल लो, इससे कहा कार्डियक वाल्व खोल के रखो, अब नीचे वाला खाना बाहर निकालना है, क्योंकि अंदर पचा नहीं पा रहा है, गैस्ट्रिक एसिड हमारा पचा नहीं पा रहा है, तो हचाक से खुलेगा और बाहर निकलेगा, कुछ नाक से निकलेगा, कुछ मुँह से निकलेगा, भाग से निकल जाएगा, उसी कहते हैं उल्टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर उल्टी निकला तो काइम निकलेगा, क्या निकलेगा, काइम। आमाशय में हमने भोजन पहुँच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो काइम निकलता है, उसमें देखा होगा मतलब तरल पदार्थ होता है, पतला होता है, जो खाए होते हैं वो भी निकल आता है, जो नहीं खाए होते हैं वो भी निकल जाता है, सब कुछ जो पहले खाए हुए हैं सारा कुछ निकल जाता है, क्योंकि 4-5 घंटे हमारे आमाशय में भोजन रहता है। ठीक, और इसके अलावा जो है कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो सतह में चिपकती रहती हैं, आमाशय की जो आमाशय की दीवार है उससे चिपकी रहती हैं। तो उल्टी होना भी चलो कहीं ना कहीं सही बात है, उल्टी हो जाती है तो सफाई हो जाती है, हमारे आंतों की क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है, तो ये भी होना जरूरी है। तो इस तरीके से उल्टी होती है। ठीक, एक बीमारी है। उल्टी के साथ साथ में कभी कभी दस्त भी लगना शुरू हो जाता है, डायरिया जिसको बोलते हैं, दस्त। ठीक है, अब इसमें दस्त में क्या होता है, जो है मल पतला होता है, दस्त में क्या होता है, मल पतला होता है। और हमारा जो बड़ी आंत है, हमारी बड़ी आंत क्या है, वो मल से जो हमारे क्या अवशोषण करता है, पानी का, मैंने बताया ना, बड़ी आंत मल का क्या करता है, मल से पानी का अवशोषण करता है, अवशोषण का काम करता है बड़ी आंत। और कभी कभी क्या होता है कि जो है अवशोषण करना ही भूल गया पानी, किसी ने, वायरस ने, प्रोटोजोआ ने, बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया। भाई खाने के साथ बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं ना, मतलब गैस्ट्रिक एसिड भी नहीं उसको मार पाता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, घुस करके और चला गया बड़ी आंत तक, और बड़ी आंत में मल को इन्फेक्टेड कर देता है। तो अब ऐसे मल को जो है बड़ी आंत अवशोषित नहीं कर पाता है, बड़ी आंत अवशोषित नहीं कर पाता है, यानी पानी उसमें रह जाता है, मल में पानी रह जाता है, तो फिर लूज मोशन शुरू हो जाता है, पानी सहित लूज मोशन। और जब पानी शरीर से ज़्यादा निकल जाएगा तो शरीर में डिहाइड्रेशन की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, डिहाइड्रेशन की बीमारी हो जाती है। तब कहते हैं अब जो है इसको पानी, नमक पानी का क्या पिलाओ, घोल पिलाओ शरीर में, नहीं तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं तो सीधे बोतल चढ़ाता है, क्या लगा देगा, जो है बोतल लगा देगा, जिसमें कुछ नहीं रहता है, नमक पानी का घोल रहता है, सोडियम वगैरह का जो है घोल रहता है, और उसी घोल को चढ़ा देता है, फिर कहेगा 500 रुपये का बिल बन गया, और वो आते हैं 50-60 रुपये के घोल आते हैं। ठीक है, तो वही घोल जो है सीधे, लेकिन पानी का इतना महत्व है, पानी की कमी से आदमी की मौत भी हो जाती है। डायरिया वगैरह गर्मी में देखा ना, डायरिया मतलब बहुत ज़्यादा अतिसार हो गया, दस्त हो गया तो आदमी निपट भी जाता है, क्योंकि पानी शरीर से ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो ये सब बीमारी जो है हमारे किसको प्रभावित करती है, बड़ी आंत को। बड़ी आंत में क्या होता है कि जो है अवशोषण करने की क्षमता धीरे धीरे किसी कारणवश वायरस ने अटैक कर दिया या किसी जो है बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो जो वहाँ की जो भाई सारी हमारे शरीर में, कल मैं विश्वरूप राय चौधरी को देख रहा था तो उन्होंने बताया था कि हमारे जो आमाशय है, हमारे जो पेट हैं, इन सब में सब जो बैक्टीरिया हैं, इनका वजन लगभग 1.4 kg है, यानी 1 किलोग्राम 400 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम के करीब में हमारे शरीर में, हमारे पेट में, जो है पाचन तंत्र में क्या है, बैक्टीरिया हैं, इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं। तो अब ये बैक्टीरिया जब बाहर से कोई दुश्मन पहुँचेगा, वायरस पहुँचेगा, कोई बैक्टीरिया पहुँचेगा, उनको क्या करेंगे,
किल करेंगे, मार देंगे। तो जब वो मर जाएंगे तो फिर जो आप वो काम कर रहे हैं उस काम में कमी हो जाएगी कि नहीं। तो ऐसे ही शरीर में जब कुछ बाहरी बैक्टीरिया आक्रमण कर देते हैं तो बड़ी आंत के जो वहाँ की वास्तविक बैक्टीरिया थी जिनका काम क्या था, पानी का अवशोषण करना, अब पानी का अवशोषण नहीं कर पाते हैं तो पानी भरा रह जाता है उस पचे हुए माल में, जो वेस्ट मटेरियल होता है पचा हुआ उसमें पानी भरा रह जाता है और पानी का अवशोषण होकर के हमारे शरीर में जाता ना। हमारे शरीर का 60% से ज़्यादा जो है हिस्सा सब पानी से बना हुआ है, पानी 60% से अधिक हिस्सा पानी है शरीर में, और पानी पहुंच नहीं रहा है क्योंकि पानी का अवशोषण करने वाली बैक्टीरिया कम पड़ गई है। तो इसीलिए दस्त के रास्ते वो पानी बाहर निकलता है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो डायरिया के रास्ते वो पानी बाहर निकलता है। ठीक, तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, बड़ी आंत। परीक्षा से संबंधित क्या है, मतलब डायरिया से कौन से अंग प्रभावित होगा, बड़ी आंत, पाचन तंत्र का बड़ी आंत। ठीक, और इसके उल्टा होता है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन इसका उल्टा होता है, डायरिया का उल्टा होता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जो है बैक्टीरिया संख्या बढ़ गई किसी कारणवश, जो है अवशोषण करने वाले पानी मल से जल का अवशोषण करने वाले बैक्टीरिया का क्या हो गया, वृद्धि हो गई। तो वो पूरा जो है मल को एकदम बिल्कुल टाइट कर देंगे, एकदम सुखा देंगे जो है बड़ी आंत में, और जो मलाशय है रेक्टम है वहाँ पर सूखे जो है मल जमा हो जाता है, तो ऐसे टाइट मल जमा हो जाता है। तो इसमें इसका उल्टा होता है, डायरिया का उल्टा होता है कॉन्स्टिपेशन में, इसमें बड़ी आंत में जो है पानी का अवशोषण ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर कभी कभी पोटी लगती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि पानी है ही नहीं, चिकनाई है ही नहीं, तो निकलेगा नहीं, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो है इसको बोलते हैं कब्ज, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या। ठीक है, सब नाम सुन रखा है लेकिन इसके बारे में जानते नहीं थे, अब कैसे कैसे क्या होता है सब जान जाओगे। तो कब्ज की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा एक अपच की बीमारी होती है, ये इंडाइजेशन, जब खाना डाइजेस्ट ना हो, वही चीज़ है खूब खा लिए और खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो एक अपच की। अब ये इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, पूरा आहार नाल प्रभावित होता है, पूरा हमारा आहार, क्योंकि पाचन तो सभी जगह हो रहा ना, तो सभी जगह पाचन नहीं हो पाता है, तो फिर इससे जो है अपच की समस्या होती है। अब खाना हम जो है बताए ना कि जल्दबाजी में खा रहे हैं, पता चला खाना खा रहे हैं और खाते खाते ही जो है हम कहीं सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो जो हमारा मेडुला है, जो हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन फिर बिजी हो जाता है दूसरे कामों में। तो कभी कभी क्या होता है कि खाने की जैसे ही कोई आपने एक जो है वो रखा लिया निवाला और मुंह में डाला और आप सोच रहे हो किसी के बारे में, अब नीचे जैसे ही जो है खाना जाएगा ग्रास नली से जाएगा तो उसके बगल से ही जो है मतलब हवा जाने का श्वास नली भी है। अब श्वास नली वो तो समझ नहीं पाता है कि क्या करूं, क्योंकि आदेश ऊपर से आया नहीं। आदेश कौन देता, ब्रेन देता है ना। ब्रेन ने आदेश दिया नहीं कि भैया हमारा जो है खाना खाया है, उसने आदेश ही नहीं दिया, और उसने ग्रास नली ने जो खोल के रखा था अपना वो क्या नाम है, उसने श्वास नली, सोचा श्वास हवा आ रहा है तो उसने खोल दिया अपनी नली को, और उसमें क्या घुस गया, खाना, थोड़ा सा खाना घुस गया। तो नीचे से जो है ग्रास नली में नीचे से फेफड़ा हमारा, लंग्स हमारा क्या करता है, धक्का मारता है, कहता है अरे ये कैसे आ गया, इसको भगाओ यहाँ से, तो नीचे से धक्का मारेगा। फिर हमको क्या आती है, हिचकी आती है। क्या आती है, हिचकी। तो हम कहते हैं हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा, अरे याद कोई नहीं कर रहा था, याद तो हम कर रहे थे, किसी को याद तो हम कर रहे थे, तो हिचकी आई, क्योंकि हम तो किसी की याद में खोए हुए थे और हमारा जो है ब्रेन कहीं खोया हुआ था और खाना खा रहे थे जो है, तो खाना खाते खाते गलत जगह पहुंच गया। अब फेफड़े में खाना पहुंचे, कहेगा यहाँ तुम्हारा काम नहीं, यहाँ तो हमको हवा चाहिए, तुम क्यों आ रहे हो, तो फेफड़ा धक्का मारेगा, सब अपने सभी साथियों से कहेगा सब मिलकर जोर लगाओ, आहा, तो जोर लगाते हैं और खाना को बाहर कर देते हैं, उसके नली में भेज देते हैं, तो वहाँ पर फिर हिचकी आती है। ठीक, तो इस तरीके से जो है तो यहाँ पर अपच जो है, इंडाइजेशन जो है, खाना पचता नहीं है हमारे शरीर में, पूरा जो है ना गैस्ट्रिक एसिड पचा पाता है, ना ही जो है मुंह में पच पाता है, तो इससे क्या समस्या होती है, अपच। तो इस अपच से जो है इंडाइजेशन से पूरा अंग प्रभावित होता है। और पेट दर्द हमारा जो होता है रोटा वायरस के कारण होता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है तो कौन से वायरस से हमारे पेट में दर्द होता है, रोटा वायरस से होता है। ठीक है, पेट दर्द होगा तो इसके कई सिम्टम्स हैं, मतलब जो है कब्ज भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो इस या गैस की समस्या हो सकती है। सारी समस्याएं कुल मिलाकर के सब किसका होते हैं, पेट दर्द कोई बीमारी नहीं है, शरीर में कोई बीमारी होगी तो उसका सिम्टम है, क्या है, उसका सिम्टम है, यानी डायरिया हो सकता है, कब्ज हो सकता है, उसके कारण पेट में गैस के गोले बन रहे होंगे तो दर्द होगा। तो ये कोई बीमारी नहीं, एक सिम्टम्स है बीमारियों का। जैसे सर दर्द होता है ना, तो हम लोग समझते हैं बीमारी है, सर दर्द बीमारी नहीं है। सर दर्द क्यों होता है, जब हमारे शरीर में कोई खतरनाक, मतलब शरीर से बाहर, शरीर में भी बैक्टीरिया वायरस सब कुछ हैं, लेकिन वो सब क्या हैं, शरीर के सहयोग, मतलब सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, साथ में रह करके कार्य करते हैं। ठीक, सिम्बायो उनके साथ में रह करके काम करना उन्होंने सीख लिया है।
तो शरीर में रहते हैं क्योंकि सबका अपना अपना काम है। लेकिन जब बाहरी कोई बैक्टीरिया घुस जाएगा, बाहरी कोई वायरस घुस जाता है तो उनसे लड़ने लगते हैं। दोनों में, हमारे शरीर के बैक्टीरिया वायरस और बाहर से आए हुए शरीर बैक्टीरिया वायरस, दोनों में युद्ध छिड़ जाता है शरीर के अंदर ही। कहते तुम कैसे आ गए भाई। अब युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध छिड़ने के लिए हमारा ब्रेन कहता है तुम लोग नहीं मार पाओगे, मैं ताप बढ़ाता हूँ, तुम्हारे शरीर का अंदर के सबका ताप बढ़ा देता हूँ, तापमान बढ़ा देता हूँ। तो हमको क्या हो जाता है, बुखार। तो वो बुखार नहीं, एक्चुअली बीमारी नहीं है, वो शरीर में लड़ाई चल रही है और हमारा ब्रेन जो है हीट बढ़ा दिया, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा दिया कि इनको मारना है। तो हम लोग क्या करते थे, दवा लेकर के बुखार को दबा देते हैं। और अगर रेगुलर बुखार आ रहा है, दवा लेकर दबा रहे हो उसको, तो कोई बड़ी समस्या शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली है। बुखार को इसीलिए जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो बुखार को दबाते नहीं हैं, बल्कि समझते हैं किस वजह से बुखार आ रहा है, उस बीमारी को समझते हैं, तब उस बीमारी की दवा देते हैं। नहीं तो बुखार दबाने के लिए वैसे ही जो है पैरासीटामोल वगैरह खा लो, तभी तो पैरासीटामोल को जहर माना जाता है कि बिना सोचे समझे पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बुखार वास्तव में एक बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर में होने वाली बीमारियों का संकेत करती है कि शरीर में कोई नया मेहमान घुस गया है और वो कब्जा करना चाहता है। ठीक, तो पेट दर्द हो गया रोटा वायरस के कारण। इसके अलावा एक सबसे जो आम बीमारी है आज के समय में बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, बवासीर। ये सब दस्त, कब्ज, अपच, ये सब सारी समस्याएं जब बहुत लंबे समय तक रहती हैं तो फिर क्या हो जाता है, बवासीर की बीमारी हो जाती है। बवासीर दो प्रकार की होती है, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। खूनी बवासीर में मल के साथ में ब्लड निकलता है। ब्लड पहले मल के साथ चिपक कर निकलेगा, फिर उसके बाद में टपक कर निकलेगा मल के साथ में, फिर पिचकारी नुमा खाली मल ही मल के साथ खून ही खून निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा लंबे समय तक ऐसी बीमारी रहती है तो फिर वही क्या बन जाता है, बादी बवासीर। अब जो है मल के साथ में ब्लड वगैरह नहीं निकलेगा, अब जो है बिल्कुल दर्द होगा। अब इसमें जो ये आपका एनस है, एनस के अंदर जो है कील बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कील, छोटे छोटे इस तरीके से कील बन जाते हैं। ठीक है, गुदा के रास्ते, एनस के रास्ते में कील बन जाते हैं। तो जब ऊपर से बंदा प्रेशर लगाता है तो वो मल फंस करके कील से टकरा कर बाहर निकलता है। तो हमारे जो है मलाशय में क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है, गुदाद्वार में दर्द उत्पन्न होता है। तो ये जो कील बाहर भी निकल आते हैं, ये मस्से बोलते हैं मोस्टली, तो ये मस्से बाहर भी निकल आते हैं। तो इस तरीके से बादी बवासीर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसमें बहुत असहनीय पीड़ा होती है। और इस मस्से को जो है ऑपरेशन करके भी हटाया जाता है और दवाओं के माध्यम से। जड़ी बूटियाँ बहुत है, मैं भी एक जड़ी बूटी जानता हूँ जिससे मैंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, सफल इलाज हुआ है। आपने वो देखा होगा, क्या नाम है, उसका जो है हमारे यहाँ तो गुथरू कहते हैं और वैसे शुद्ध नाम गोखरू है। ठीक है, जो हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या करते थे, उस गुथरू जो कांटे वाला होता है, इतने होते हैं उस, हाँ उसमें नहीं, इतना मोटा नहीं, छोटे छोटे होते हैं उसके फल, उसमें कांटे होते हैं, चारों तरफ कांटे होते हैं। और हाँ, और उसको उठा करके किसी के कपड़े फेंक देते थे, चिपकता था, बाल में फेंक दिए, चिपकता था। ठीक है, नहीं चिड़चिड़ा अलग चीज़ है, हाँ हाँ जी, हाँ बिलैया कहते होंगे। ठीक है, तो उसके पत्ते जो है पान जैसे होते हैं बड़े बड़े, लेकिन वो पान के आकार के नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके से पत्ते होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, तो वो उस पत्ते का रस जो है पीने से 3-4 बार कैसा भी जो है बवासीर हुआ सही हो जाता है। ठीक है, मैंने प्रयोग किया है कई लोगों पर और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है, तो उसे आप बता सकते हो। हाँ, वैसे कल मैं पत्ता तोड़ के ले आऊँगा, उल्टा सीधा मत बताना किसी को, कल मैं पत्ता ले आऊँगा, दिखा दूँगा, नहीं पता चले कुछ उल्टा सीधा पिला दो। ठीक, वीडियो तो जो देखेंगे उनमें मैं लगा दूंगा, उसका पत्ते का लगा दूंगा, कौन सा पौधा है इसको पहचान लो। तो वो बहुत कारगर दवाई है, मैंने कई लोगों के बवासीर को ठीक किया है। ठीक, तो पाइल्स जो है खूनी और बादी दो प्रकार की होती हैं। तो और यही बात लंबे समय तक जब ये बीमारी रह जाती है तो भखंदर बन जाता है। यही क्या बन जाता है, भखंदर। अब ये जो मस्से होते हैं, मस्से क्या करते हैं, अंदर से पकने लगते हैं, मस्से अंदर से पक जाते हैं तो मवाद बन जाता है, उसमें घाव बन जाता है और वही घाव जो है एनस के अंदर यहाँ से जो है गड्ढा कर देता है, फिर एक दूसरा छेद शुरू हो जाता है तो बड़ा छेद बन जाता है बगल से, तो उसको भखंदर बोलते हैं। इसमें बहुत लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। भाई खाना पीना सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो है अब पैखाना हो नहीं पाता है सही से, बहुत दिक्कत होती है। ये एक उम्र आती है 40-45 साल के बाद में ज़्यादा समस्या होती है, जो अभी तो बचपन में तुम लोग हौच खाए पिए उल्टा सीधा, ठीक है, तो बाद में ये सब समस्या आती हैं। तो ये बीमारी है पाइल्स की, बवासीर की। ठीक, इसके अलावा एक बीमारी और इसी से जुड़ा हुआ है, पीलिया। आम बीमारी है पीलिया, जॉइंडिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइंडिस। तो ये इससे प्रभावित अंग हमारा क्या है, लीवर है। इससे प्रभावित अंग क्या है, लीवर। ये लीवर है ना,
इस तरीके से जो है लीवर है, जो डिओडेनम से लीवर की जो है नली कहाँ मिली है, डिओडेनम से मिली हुई है। और लीवर के पास में एक थैली नुमा संरचना है जिसको क्या बोलते हैं, पित्त की थैली। कौन सी थैली बोलते हैं, पित्त की थैली। तो लीवर में क्या होता है कि जो आरबीसी, जो हमारे ब्लड में आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। हम ब्लड जब रक्त परिसंचरण पढ़ेंगे तो उसमें सारा पढ़ाएंगे, यहाँ सिर्फ इतना समझ लो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एक होता है, एक आरबीसी होता है। तो एक आरबीसी होता है, आरबीसी की मृत्यु होती है लीवर में। कहाँ पर होती है, लीवर में। और आरबीसी के मरने से बिल्रुबिन नामक एक पदार्थ जो है निर्मित होता है। क्या बनता है, बिल्रुबिन, बिल्रुबिन, ठीक है। बिल्रुबिन नामक एक पदार्थ बनता है, बिल्वर्निन और बिल्रुबिन। तो ये जब आरबीसी हमारे जो है लीवर में मरते हैं तो इससे क्या बनता है, बिल्रुबिन। अब ये बिल्रुबिन जो है ये पीला पदार्थ है जो हमारे जो है पित्त की थैली से हो करके और डिओडेनम से होते हुए छोटी आंत में, बड़ी आंत में पहुंच जाता है और हमारे मल को पीला कर देता है। तभी तो हम कहते हैं खाते हैं साला हरा खा रहे हैं, लाल खा रहे हैं और लैट्रिन पीली निकल रही है। तो वो किस वजह से पीली होती है, बिल्रुबिन के कारण। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि इंसान का मल किसकी वजह से पीला होता है, बिल्रुबिन के कारण। और बिल्रुबिन कैसे बनता है, लीवर में इसका निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है, लीवर में निर्माण होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आरबीसी ज़्यादा मरने लगते हैं। आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पसल्स संख्या में ज़्यादा मरने लगती हैं। तो ज़्यादा जब आरबीसी मरेंगे लीवर में तो बिल्रुबिन का उत्पादन ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा जब बिल्रुबिन का उत्पादन हो जाता है तो अब ये शरीर में जो है जहाँ जाना चाहिए, मतलब मल की तरफ, वहाँ तो उतना जा रहा है जितना जाना है, लेकिन बाकी के जो है बिल्रुबिन हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में पहुँचना शुरू हो जाते हैं। आँख में आ जाएगा, त्वचा में आ जाएगा, नाखून में आ जाएगा। तो कभी देखा होगा आँख पीली हो जाती है, नाखून जो है पीला हो जाता है, त्वचा पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो इसी को कौन सी बीमारी कहते हैं, पीलिया, जॉन्डिस, इसी को कहते हैं पीलिया। अब इस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित हुआ, लीवर। कौन सा अंग प्रभावित हुआ, लीवर। और कभी कभी पीलिया ज़्यादा मतलब आदमी समझ नहीं पाता है और उल्टी सीधी झाड़ फूंक के चक्कर में लग गया तो आदमी निपट भी जाता है झाड़ फूंक के, क्योंकि आरबीसी बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। बीमारी क्या है, आरबीसी मर रहे हैं भाई। आरबीसी जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है तत्व है, अब वो उसकी जो है मृत्यु हो रही है लीवर में। तो बीमारी तो वो है, बीमारी ये थोड़े नहीं है। तो इसलिए बहुत आदमी जो है पीलिया में मर भी जाते हैं। तो पीलिया कोई बीमारी नहीं हुई, सिम्टम्स है कि आरबीसी हमारे लीवर में क्या हो रही हैं, डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्रुबिन का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। और वो बिल्रुबिन जो है हमारे मलाशय में जाकर के मल को पीला करता है, लेकिन वो बिल्रुबिन अब इधर उधर भागने लगता है। और कभी कभी तो जिसको ज़्यादा पीलिया हो जाती है, अगर वो कोई सफ़ेद चादर ओढ़ करके लेटता है तो सफ़ेद चादर भी पीला पड़ जाता है। बिल्रुबिन त्वचा से बाहर भी निकलने लगता है, इतना जो है खतरनाक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो फूंक झाड़ में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे डॉक्टर को दिखा करके और जो हमारे आरबीसीज मर रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो आरबीसीज मर जाएंगे। वैसे 120 दिन का समय होता है आरबीसी के मरने का, लेकिन जो है जब बहुत ज़्यादा मर जाएंगे तो आरबीसीज की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। तो जब संख्या कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन वगैरह का परिवहन है सब बाधित होगा ना, तो फिर डैमेज, मतलब शरीर डैमेज होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से जो है इससे हमारा जो है पीलिया से, जॉन्डिस से क्या प्रभावित है। और इसके लिए सबसे जो घरेलू नुस्खा है, मूली का पत्ते का रस, मूली का रस, ये सब जो है पिए हैं अगर, तो पीलिया को सही किया जा सकता है। पीलिया में बताया जाता है कि मतलब जो वैसे भोजन पदार्थ हैं, गरिष्ठ भोजन वो सब नहीं करना चाहिए। साग वगैरह, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। वो भी हो सके तो नेचुरल करना चाहिए, जैसे मूली वगैरह है नेचुरल, इनको उबाल के खाओ, मतलब तेल वगैरह का कम यूज करना चाहिए। तो ये सब कुछ घरेलू नुस्खे जिसके माध्यम से इन सब बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो है पाचन तंत्र से संबंधित कुछ बीमारी थे। शुगर का अगला टॉपिक आएगा ना, अभी यहाँ थोड़ी नहीं शुगर पढ़ाएंगे, पैनक्रियाज पढ़ाएंगे ना। अब ये लीवर को भी अलग से, लीवर के बारे में